हाँ जी, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ पॉलिटी फॉर पीसीएस। यार एक बात करनी है, कल दो बातें जल्दी से। पहली चीज़, व्हाई हैव वी स्टार्टेड यूजिंग हिंदी लैंग्वेज। हम पढ़ाते हुए हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये हमने एक सोल्यूशन निकाला है किस चीज़ का। बच्चे बहुत सारे बोल रहे हैं पंजाबी मीडियम वाले सर पंजाबी च पढ़ाओ, तो इंग्लिश मीडियम जिन्होंने ज़्यादा गूढ़ी पंजाबी नहीं आती वो कहते भी सर तुसी ना इन्नी पंजाबी ना यूज़ करो, इंग्लिश पढ़ाओ। नाउ व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि लाइक आई सेड इन द अर्लियर क्लास कि ए भी ये सारे ना नेटफ्लिक्स भी वेखते हैं तो Amazon प्राइम भी वेखते हैं तो सनी देओल की मूवीज़ भी वेखिया हुई हैं। सो दैट वेज वी कैन ईजिली एज्यूम कि दोनों को हिंदी तो आती है, कॉमन लैंग्वेज। उसके बाद हम जितने की इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं लेक्चर में, अगर आप उतनी इंग्लिश का लेवल नहीं अपना लेके आओगे तो आपने कंपलसरी पेपर कैसे क्लियर करना है भाई इंग्लिश का? तो जितनी पंजाबी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जितनी थोड़ी बहुत पंजाबी यूज़ कर रहे हैं, अगर वो नहीं समझ आ रही फिर भी आपने अब कंपलसरी पंजाबी लैंग्वेज का पेपर कैसे क्लियर करना है? ठीक है, तो हम जो अब लैंग्वेज रखेंगे इसकी वो ऐसी वाली रखेंगे कि सबका साथ सबका विकास, नंबर 1। नंबर 2 चीज़, यार जल्दी से एक बात सुनो, एक सोल्यूशन निकाला है एक और चीज़ का। वो क्या है? पहली चीज़, मान लो मैंने आपको कल मैं आपको पढ़ा रहा था कि कोई स्टेट्स हैं दो, स्टेट 1 स्टेट 2, इन दोनों को जोड़ के एक स्टेट बनानी है, तो वो कौन बना सकता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की प्रायर उसको रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट से बिल लेके आएगा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रेसिडेंट के पास बिल आएगा, पार्लियामेंट बिल लाएगा, वहाँ से फिर स्टेट से पूछा जाएगा। आप साइड्स पे अगर ऐसे वाले क्वेश्चन पूछने लग जाओगे, सर प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है, कोई और इधर का नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन, सर पार्लियामेंट में ये कैसे होता है, बिल कैसे पास होता है, आएंगे भाई। शांत गदाधारी भीम शांत। 10 दिन की बात है, 10 दिन के बाद में जब जब जिस जिस टॉपिक का नंबर आएगा सारे करा देंगे। तो जो भी एक बार 10 दिन रुक जाओ, उसके बाद में अगर आपके कोई डाउट रह जाएंगे कि यार प्रेसिडेंट तो दस्या नहीं कि सिलेक्ट होंदा है, ये तो दस्या नहीं पार्लियामेंट लोकसभा सैशन कि होंदा है, फिर तुसी सानू कहो, नंबर 1। नंबर 2 चीज़, रिगार्डलेस ऑफ दैट आप एक चीज़ तो करना शुरू करिए दो, या तो टेलीग्राम ग्रुप पे शायद आप मैसेज डाल सकते होते हो ना उस पर, या टेलीग्राम ग्रुप पे या वीडियो के कमेंट्स के नीचे जो भी आपके डाउट्स हैं उनको लिखो रिस्पेक्टफुली हम्बली कि सर ये बता देना, ठीक है। तो वो हम इसकी एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे आपके सिर्फ डाउट्स के लिए। तो मैं यहाँ पे आ गया और मैंने बोल दिया कि जी खालसा कॉलेज वाले बॉयज़ दे आर सेइंग कि सर ये 67% बोथ हाउसेस, तो हम उसको फिक्स कर देंगे कि नहीं भाई ये नहीं है, ठीक है। जो भी आपके पर्सनलाइज डाउट है हम आपके हिसाब से सारे का सारे क्लास ही ले लेंगे। 3 घंटे की 2-3 घंटे की क्लास, 1 हफ्ते के डाउट खत्म, फिर क्लास डाउट खत्म। इस क्लास में अगर हम वो करने लगे ना, हाँ जी आवाज़ आ रही है, हाँ जी तुसी पूछो, वो फिर हो गया काम, ठीक है। तीसरी चीज़, बड़े सारे लोग बोल रहे हैं सर क्लास लंबी है, छोटी है, इन्नी है उन्नी है। और भाई ये स्टार्ट है, इस तो बदनी हुई है, काटनी नहीं, ठीक है। जिसके अंदर 1 घंटा क्लास लगाने का स्टेमिना नहीं है, किसी और पेपर की तैयारी करते हैं। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग रूड हियर, बट रियलिटी है यार, आपको 2 महीने का टाइम है, 2-3 महीने का। 1 घंटा पढ़ा के हम कैसे बना दें अफसर, ठीक है। तो और कोई बना सकता है तो वो बना दे, ठीक है, सिलेबस ही नहीं कवर होना। चलो जी, अब हम शुरू कर रहे हैं सिटीजनशिप। नाउ इसमें भी आपको एक ऐसे फैक्ट बताऊं, सिटीजनशिप क्या है अदरवाइज, एक जो हम किसी भी राज्य की नागरिकता होती है हमारे पास में, वो क्या है, इसको लेके भी ना बड़े लोगों ने अपने विचार दिए हैं। आपको मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी पॉलिटिकल थ्योरी का टच दे ही जा रहा हूँ, ताकि जब मैं आपको पॉलिटिकल थ्योरी कराऊं तो आपको ऐसे ना लगे कि एकदम से कहाँ पे पहुंच गए। इसके बारे में ना 2 मेंस मतलब स्कूल ऑफ थॉट अदरवाइज हम बोले, एक है एंशियंट ग्रीस के लोग, एरिस्टोटल वगैरह जो लोग थे, एरिस्टोटल की 1-2 स्टेटमेंट भी लिखा चुका हूँ आपको। ये क्या बोलते थे, ये सिटीजनशिप का मतलब ना, जैसे आज तो ये हो गया ना कि हर वो बंदा जो इंडिया में वोटर है, नागरिक है, इंडियन है, वो सिटीजन है। पहले ना ये ऐसा नहीं होता था। ये बोलते थे कि यार लोग ना, जो मान लो कंट्री में है 5000 लोग, उन 5000 में से आप बच्चे निकाल दो, ठीक है जी। एरिस्टोटल बोलता था ऐसे, आप बच्चे निकाल दो, आप बुजुर्ग निकाल दो, आप लेडीज निकाल दो, आप स्लेव्स निकाल दो। उस समय स्लेवरी होती थी। पीछे रह गए वो लोग जो ना बच्चे नहीं है, बूढ़े नहीं है, स्लेव नहीं है, लेडीज नहीं है, ठीक है। इन लोगों को क्या बोलो कि भाई आओ लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करो, नियम बनाया करो, उसकी एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट करो और जुडिशियल फंक्शंस में पार्टिसिपेट करो। ये लोग जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, एक्टिवली कंट्री के राजनीतिक जो भी मुद्दे हैं या कंट्री कैसे चले लेजिस्लेटिवली एग्जीक्यूटिव लेवल पे और
जुडिशियल लेवल पे अपना कंट्रीब्यूशन दो, वो वाले सिटीजन्स हों। सिटीजनशिप हर किसी को नहीं मिलेगी, ये सिर्फ इन्हीं लोगों को मिलेगी जो ये करने के लायक है और जो ये काम करते हैं। तो अगर आप इस हिसाब से देखो तो एंशिएंट ग्रीक्स की अगर हम बात करें तो बड़ी ड्यूटी सेंट्रिक है ये सिटीजनशिप को लेके, कि यार सिटीजनशिप का मतलब होता है राज्य के प्रति अपनी ड्यूटीज देना। वो ड्यूटीज होती तो है ना, हम बोलते हैं इस बंदे का राज है, प्रधानमंत्री राज कर रहा है इंडिया पे, पर उससे पूछे तो ही बोल रहा है ना कि मैं ड्यूटी कर रहा हूँ इंडिया की। उसके बाद अदरवाइज थोड़ा सा मैं हल्का सा लेवल रेज कर रहा हूं, रोमन एम्पायर जो है, रोमन एम्पायर में सिसेरो इनके दिए हुए लॉ से ही फिर सारा सिस्टम बनने लगा। इन्होंने अलग बात की, इन्होंने बोला यार ये हमारी एम्पायर है, ये जो एम्पायर है इसमें ये 10 लॉ चलते हैं, 20 लॉ चलते हैं। हर वो बंदा जो इन लॉज को फॉलो कर रहा है उसके पास में राइट्स हैं, बाकी वो अपना जी रहा है, उसको कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो अपने हिसाब से अपने राइट्स एंजॉय कर रहा है और इन लॉज को मान रहा है, वो सिटीजन है। तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे एक्टिव रोल डिमांड किया जा रहा है सिटीजन से। यहाँ पे सिटीजनशिप का मतलब बड़ा पैसिव सा रोल हो गया, कुछ ज्यादा ऐसा नहीं कि भी एक्साइटेड में एडा, ऐसा कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे रोमन एम्पायर वाले। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भी थोड़ा एक्साइटेड हो, थोड़ा सा कंट्री में पार्टिसिपेट करो, अपने क्षेत्र में जाओ, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाओ, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जब से फंडामेंटल ड्यूटीज डाल दी गई हैं हमारी कंट्री की, अगर आप सिटीजनशिप देखो तो वो पैसिव सिटीजनशिप भी है। कैसे? क्योंकि आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके पास में लॉज हैं कि यार तू सिटीजन है, अपना घर बैठ एंजॉय कर, अपनी लाइफ जी, मस्ती कर और बस लॉज मानता रहे। और एक्टिव सिटीजनरी भी आपसे एक्सपेक्ट की जाती है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। कैसे? कि भाई ये वाले नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करो, नेशनल एम्बलम की रिस्पेक्ट करो, लॉज में हेल्प करो एंड देन सो ऑन। बहुत सारी आपसे एक्टिव सिटीजनरी एक्सपेक्ट की जाती है। ठीक है, सिटीजनशिप ईथोस एक्सपेक्ट की जाती है। तो आई होप ये हल्का सा एक इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा समझ आया होगा। ये ना पता होना चाहिए, ये सब सारा कुछ हम मेंस पे नहीं डाल रहे हैं, प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी, थोड़ा थोड़ा आपका बेस बनना शुरू हो जाएगा। चलो साहब, अब हम शुरू करते हैं सिटीजनशिप। आर्टिकल नंबर 1 to 4 में हमने टेरिटरी कर लिया था। 5 to 11 इसमें आती है सिटीजनशिप। इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, नंबर 1, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बस ये बताता है कि आज जब इंडिया आज़ाद हुआ, पार्टीशन हो गया, बन गया इंडिया, बन गया पाकिस्तान, अब कौन इंडिया का सिटीजन है, कौन इंडिया का सिटीजन नहीं है। आप ये देखो ना, उस समय बड़ी दिक्कत थी, हो गया रहा अभी कुछ साल पहले तक तो सारे लोग लगे हुए हैं अमृतसर में, इधर जलियांवाला बाग एंड दिस एंड दैट। अब all of a sudden you get to realize what, कि यार ये वाला पंजाब ये इंडिया का पार्ट नहीं है, ये वाला पंजाब है, ये वाला बंगाल इंडिया का पार्ट नहीं है, ये वाला बंगाल है। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आपको समझ ही नहीं आ रहा है काम बंदे को क्या ही हो जा रहा है। ठीक है, नया सारा माइग्रेशन होनी शुरू हो गई। अदरवाइज अगर आप देखो, एज फार बैक एज यू कैन रिमेम्बर, कितने टाइमों से ये सारा एरिया तो एक यूनिटी रहा है ना, लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं, ये सारे के सारे इधर। ठीक है, बट अब सिस्टम चेंज होने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन बस हमें यही बता रहा है कि इन सिचुएशंस में, इन परिस्थितियों में कौन इंडिया का सिटीजन है, कौन नहीं है। तो देखते हैं जरा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बोला हुआ है। सबसे पहले आर्टिकल 5 ये यही बताता है कि आज कौन है, कौन नहीं है। आर्टिकल 6 आएगा उसके बाद हमारे पास, वो बताएगा कि कोई बंदा जो पाकिस्तान से इंडिया आया वो इंडिया का नागरिक है या नहीं है। वो क्या क्राइटेरिया के हिसाब से हम उसको देखेंगे कि वो कौन सी तारीख को आया, कौन सी तारीख को वापस गया। आप ये सोचो ना, मान लो मैं रहता हूँ, मैं सियालकोट गया हुआ था, रावलपिंडी गया हुआ था, आज मेरे को वहाँ पे पार्टीशन हो गया, अब मेरे को अपना वहाँ पे जो भी कोई प्रॉपर्टी है, कोई बिजनेस है, उसको सेटल डाउन करके वापस इंडिया आना है, रहना है मेरे को इंडिया में है, टाइम तो लगेगा। तो कोई अगर इफ एनीबडी इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, जैसे आप देख लो दिल्ली में चले जाओ, ठीक, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे कॉलोनीज बनी हुई हैं, मुखर्जी नगर,
राजेंद्र प्रसाद के नाम पे राजेंद्र नगर, जवाहर प्लेस एंड सरोजनी नगर एंड पटेल नगर, ये सारी फिर इवेंचुअली जब मैनेज नहीं हो पाया ना, थोड़ी पार्टीशन बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत अनफॉर्चुनेट, मिसमैनेज्ड द एंटायर, लाइक यू नो द होल इवेंट वाज वेरी मिसमैनेज्ड। तो उसमें क्या हुआ कि एकदम से माइग्रेशन का फ्लक्स हुआ, है नहीं जगह मैनेज करने की, कुछ प्लानिंग है नहीं, फिर सब वो रिफ्यूजी कॉलोनीज बनाई गई दिल्ली में, जहाँ पे सारे छोटे छोटे कस्बे बन गए, एंड करनाल में और इस तरह के एरियाज में। तो आर्टिकल 6 उसकी बात करता है कि कौन कौन पाकिस्तान से इंडिया आया और इंडिया का नागरिक, उसकी एंटाइटलमेंट कैसे होएगी। 7 बात करता है, कोई कह रहा आप चलिए यार पाकिस्तान वधिया, उधरों क्या अफगानिस्तान निकल जाना, उधरों ईरान, उधरों कनाडा, ठीक है, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, वो 7th की बात करता है। 8th बात कर रहा है थर्ड नेक्स्ट कैटेगरी की, वो कौन है, परदेसां विच बैठे पंजाबी, ठीक है, आप रह रहे हो सूरीनाम में, यूके में, यूएस में, मॉरिशस में कितना इंडियन रहता है, हद से ज़्यादा इंडियन रहता है मॉरिशस में, मतलब अपने यहाँ के ओरिजिन का। तो वो सारे लोगों की सिटीजनशिप कैसे डिसाइड होगी, वो आर्टिकल 8 में बता दिया। आर्टिकल 9 हमें सिंपल सी बात करते हैं कि अगर किसी ने कोई फिरंगी सिटीजनशिप लेनी है वॉलंटरली, तो भी उसके साथ में क्या बर्ताव किया जाए। और उसके बाद के आर्टिकल ये बोलते हैं कि यार आज हमने बता दिया, आज जब ये देश हम बना रहे हैं तो हमने बता दिया कौन कौन सिटीजन है कौन नहीं है। आज के बाद की सिटीजनशिप कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट को उन्होंने उस चीज़ का राइट दे दिया, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा सिटीजनशिप का इंट्रोडक्शन समझ आ गया। क्विकली इसको देखते हैं, इसमें सिंपली क्वेश्चन आएगा, प्रीलिम्स में अगर आएगा, इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा काम है नहीं, आ सकता है क्वेश्चन इस बार इसमें से, बिकॉज अभी दिसंबर में वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी पास हुआ है ना, जो अमित शाह जी ने किया, उस पर भी डिस्कशन आज ही कर लेंगे। नाउ मीनिंग क्या है सिटीजनशिप का, अदरवाइज मैंने आपको एक फिलोसफिकल, एंशिएंट, ग्रीक वाला और रोमन वाला वो तो बता दिया। किसी भी देश में जो रेजिडेंट है, किसी भी मॉडर्न कंट्री में, अब आपको स्टेट का मतलब तो समझ आई क्या, मॉडर्न स्टेट में उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला सिटीजन्स और दूसरा एलियन, जादू। सिटीजन कौन है, जो आपके अपने लोग हैं इंडिया के, अगर इंडिया की बात करें, ये कैसे पता लगेगा कि वो सिटीजन है, उसके पास में क्या एंटाइटलमेंट्स हैं, उसको मिलेंगे फुल सिविक एंड पॉलिटिकल राइट्स। उसके पास में बाबे दी फुल कृपा, फुल सिविक एंड पॉलिटिकल राइट्स। ऑन द अदर हैंड जो एलियन है, एलियन मतलब बाहर वाला बंदा, उनको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक है नेपाली एलियन, एक है पाकिस्तानी एलियन। इन अदर वर्ड्स एक है फ्रेंडली एलियन इंडिया की अगर हम बात करें, और एक है एनिमी एलियन। अब इसमें ना आपने एक और चीज समझनी है कि उस बंदे से कोई दुश्मनी नहीं है या इस बंदे से कोई प्यार नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है कि उस कंट्री के साथ में आपके कैसे संबंध हैं। फ्रेंडली एलियन का मतलब क्या है, नेपाल में आप देखो, नेपाल के लोग इंडिया में आते हैं, यहाँ पे जॉब्स भी करते हैं, इंटर मैरिजेज हुई हैं। अगर आप बिहार और नेपाल में देखो, जो मधेसी रीजन है, जो मैं आपको IR में भी डिटेल में कराऊंगा मधेसीज का इशूज़, तो उनकी इतनी ज़्यादा इंटर मैरिजेज हैं। हमारे यहाँ पे ऑफिस में 3 लड़के काम करते हैं जिनकी नेपाल में शादी हुई है, ऑफिस बॉयज़ हैं। तो वो क्या मतलब, उनका फैमिली आधी उधर आधी इधर, जॉब यहाँ कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी यहाँ पे निकाल दी। वो है ना सैम मानेकशॉ जो हमारे थे फील्ड, उन्होंने क्या बोला था कि इफ़ एनीबडी टेल्स मी दैट ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ देन इज आइदर लाइंग और इज अ गोरखा। बड़ी स्ट्रॉन्ग इनकी रेजिमेंट्स भी रही है इंडिया में, आई एम अज्यूमिंग कि इन्हीं की बात हो रही है। एंड देन एनिमी एलियन वो है जिनको आप अलाउ नहीं करोगे। अगर कोई बंदा रावलपिंडी में रह रहा है और वो बोले कि यार मैं यहाँ पे आके काम कर लूँ, मेरे को 3 साल का टूरिस्ट वीज़ा दे दो या 4 साल का वर्क परमिट दे दो, ये वो लोग हैं। एंड देन लाइकवाइज, ठीक है सर, आई होप आपको समझ आ गया सिटीजन एंड एलियन का फर्क, और ये भी समझ आ गया कि सिटीजन कौन से होते हैं जिनको फुल सिविक एंड पॉलिटिकल राइट्स अच्छे से मिलते हैं। जैसे कि ये सारे अब हमने करने हैं आज फंडामेंटल राइट्स में। तो कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स द फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेजेस। आर्टिकल 15 वाले जैसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी आपके ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ एंड सो ऑन। अब इंडियन बंदे को आप बोल सकते हो, कोई इंडियन बोल सकता है कि यार मैं ना नेपाल उधर
एक सेकंड, मैं उड़ीसा में पला बड़ा हूँ और ना मेरे को पंजाबी आती है, मैं पीसीएस दे सकता हूँ, पर कोई पाकिस्तानी थोड़ी बोल सकता कि जी पंजाबी आती है मैनू भी देने दो, ठीक है। तो ये सिर्फ आपके सिटीजन्स के लिए है ये वाला आर्टिकल 15। सिम एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 अगेन सिटीजन्स के लिए। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन सिटीजन्स के लिए। आर्टिकल 29, 30 कल्चरल राइट्स, ये सारे राइट्स जो हैं आपके, एजुकेशनल राइट्स, ये सारे सिटीजन्स के लिए ओनली है यहाँ पे। ये नहीं है कि आप इनको एलियंस को भी दे दोगे। हाँ, आप देख रहे हो कुछ राइट्स ऐसे हैं जो एलियंस को भी मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ तो आप सबको दोगे ना, आर्बिट्रेरी अरेस्ट ना करना। अब ऐसा नहीं है ना कि कोई बंदा आपकी कंट्री में आया हुआ आप आर्बिट्रेरली उसको उठा लोगे। ये सारे जो आपको ध्यान से देखना है कि कौन से आप अपने ना कॉमन सेंस से निकाल सकते हो क्वेश्चन अगर आ जाए कि कौन सा ऐसा राइट है जो आप किसी बाहर वाले बंदे को भी दोगे और कौन सा ऐसा राइट है जो आप बाहर वाले बंदे को नहीं दोगे। सिंपल सा कॉमन सेंस लगाओ। अगर कोई फॉरेन नेशनल बोले कि मुझे सरकारी जॉब दे दो, तो आप वो वाला राइट नहीं दोगे। या सरकारी जॉब देते हुए प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आपने बोला है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे तो मेरे साथ में भी भेदभाव ना करो, मैं ताशकंद का हूँ, मेरे को जॉब दे दो, आप नहीं दोगे। बट अगर कोई ताशकंद का बंदा आके यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे को राइट टू लाइफ आप देते हो सबको, मुझे भी दो, तो आप दोगे ना भाई, जान थोड़ी ले लोगे बच्चे की, ठीक है। सिमिलरली राइट टू वोट इन इलेक्शंस इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, कोई भी है, पंचायतें कहाँ पे भी अपने बंदों को ही अलाउड है। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, वोट डालना, सारे पॉलिटिकल राइट्स वो भी इधर ही आगे। और जो भी पब्लिक ऑफिसेज हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस, सुप्रीम कोर्ट, ये वाले, ये सारे के सारे भी आपको राइट सिर्फ और सिर्फ सिटीजनशिप को ही, सिटीजन्स को ही आप दे रहे हो, नॉट टू दी एलियंस। और भाई कुछ ड्यूटीज भी हैं जो सिटीजन्स की ही हैं। अब आप किसी विलायती बंदे को जो 2 साल के किसी काम पे इंडिया आया हुआ है, आप उसको ये नहीं बोलोगे ना कि तू भी इंडियन नेशनल एंथम की उतनी ही रिस्पेक्ट कर जितनी हम करते हैं, आप भी एक काम करो साहब, उतना ही टैक्स पे करो उस हिसाब से जिस हिसाब से हम करते हैं, या कोई भी और ऐसी चीज। Along with the above rights, citizen also owes certain duties towards the Indian states. For example, paying the taxes, ठीक है, respecting the national flag and national anthem. Now इसमें ना आपको एक चीज समझनी है, अगर कोई भी विलायती इंडिया में रह रहा है, आप उसको बोलते हो कि वो आपके नेशनल फ्लैग को या नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट करता है, वो एक अलग मामला है। पर वो रिस्पेक्ट नहीं करता, वो एक अलग मामला है। आप समझ रहे हो दो चीजों में डिफरेंस? तो आपकी ड्यूटीज है एज सिटीजन इस चीज को रिस्पेक्ट करने की, उसकी एज सच टेक्निकली स्पीकिंग ड्यूटी नहीं है। वो अपनी कंट्री के बारे में नॉस्टैल्जिक फील कर सकता है। नाउ इन इंडिया एक चीज जो हमें अमेरिका से अलग बनाती है, बराक ओबामा के पूरे साल भी पूरे हो गए, 2 बार प्रेसिडेंट भी बन लिया, एंड तक उससे पूछते रहे कि भाई अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखा, कीनिया में पैदा हुआ है तू, पूरा नहीं हुआ, मैं नहीं हुआ, उसने सेटिंग में नहीं, तो उनके पास था बर्थ सर्टिफिकेट प्रॉबेबली। हमारी कंट्री में क्या है कि आप किसी भी तरह से नागरिक बनो, चाहे आप इंडिया के नागरिक हो या आप मतलब नेचुरलाइज सिटीजन हो या आप अदरवाइज यहाँ पे बॉर्न सिटीजन हो, आपको बाय बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइज्ड आप ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। नागरिकता एक बार आपको मिल गई तो फिर आपको किस तरह से नागरिकता मिली उस पर हम भेदभाव नहीं करते। ऑन द अदर हैंड यूएसए में ओनली अ सिटीजन बाय बर्थ एंड नॉट अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये नेचुरलाइज्ड सिटीजन कौन होता है ये अभी थोड़ी देर में करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया कि यूएसए और इंडिया का डिफरेंस भी समझ आ गया, सिटीजनशिप क्या होती है ये भी समझ आ गया, सिटीजनशिप में दिया क्या हुआ ये भी समझ आ गया। लेट्स टेक अ लुक एट द आर्टिकल्स वन बाय वन, 5 मिनट में इसको खत्म करते हैं। सो लाइक आई सेड कि द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली टेक्स केयर ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ दोज जो इस दिन जिनको डिसाइड करना है कि हम कहाँ के सिटीजन हैं, सिर्फ उसी की। और फ्यूचर के लोगों के लिए या आगे से सिटीजनशिप कैसे मिलेगी उसके लिए उसने पार्लियामेंट की ड्यूटी लगा दी कि कैसे हिंदुस्तान की सिटीजनशिप मिले और कैसे कोई बंदा अपनी सिटीजनशिप लूज कर सकता है वॉलंटरली या उससे छीन ली जाए, ये सब पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। पार्लियामेंट ने ऐसा करने के लिए लॉ बना दिया जिसका नाम था सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसको अभी रिसेंटली अमेंड भी किया गया। इसकी बहुत मल्टीपल अमेंडमेंट्स हुई हैं। एक आधा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो कभी हुई है वो देख लेते हैं, अदरवाइज इसकी डिटेलिंग में क्वेश्चन नहीं आता है नॉर्मली, ठीक है साहब। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या बोलता है कि
इंडिया आज़ाद हुआ है, आज आपने रिपब्लिक बना दिया अपना 26 जनवरी को। अब ये क्या बोल रहे हैं कि कोई भी बंदा जो इंडिया में पैदा हुआ है या जिसके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हैं या जिसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन हैं, एनीबडी जो इन क्राइटेरियाज को मीट कर रहा है, ठीक है, कि बॉर्न इन इंडिया, either of his parents born in India or has been ordinarily resident of India for 5 years, वो सारे क्या बन सकते हैं, इंडिया के सिटीजन, वो इंडिया के सिटीजन होंगे। आई सीरियसली डाउट कि इतने डिटेल में इस लेवल पे क्वेश्चन आएगा, पर अगर आ गया तो इजीली हो जाएगा, बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस से भी हो जाएंगे। आप अगर ये कॉमन सेंस लगाओगे ना उस समय कि अगर मैं होता तो मैं किसको सिटीजनशिप देता, किसको ना देता, बड़े लॉजिकल तरीके से आप उसको क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। दूसरा सवाल आता है उन लोगों का जो आर्टिकल 6 में है जो पाकिस्तान से आए इंडिया। ये बोलते हैं कि पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब इनके लिए क्या है ना, एक डेट रखी गई 19 जुलाई 1948। ये बोलते हैं कि जो इससे पहले इंडिया आ गया, इंडिया में रहना चाहते हैं, वो इंडियन हो गए, क्राइटेरिया नहीं है, आप बस इंडिया के होने चाहिए। जो अनडिवाइडेड इंडिया था आप वहाँ के बंदे होने चाहिए। अनडिवाइडेड इंडिया से जो यहाँ पे आ गया, ऑर्डिनरीली इंडिया में ही रह रहा था, वो इंडिया का सिटीजन हो गया। हुआ क्या कि एकदम से ना फ्लक्स हुआ, इतने सारे लोग आए, तो इनको लगा कि यार लोग तो अभी भी आई जा रहे हैं, डेट तो पास हो गई। तो फिर इन्होंने क्या बोला कि अब जो इस डेट के बाद आएगा उसको भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, प्रोवाइडेड कि वो अनडिवाइडेड इंडिया से आ रहा है, लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब हमारे पास जो आएगा उसको ना रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। दैट पर्सन शुड हैव बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और रजिस्ट्रेशन तब होएगी अगर वो इंडिया में 6 महीने से रह रहा है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की उसने डाली है तो उसको दिखाना पड़ेगा कि 6 महीने से मैं यहाँ रह रहा हूँ, ठीक है। तो आप पाकिस्तान से अगर इंडिया आ गए तो आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। बहुत लोग ऐसे हैं जो लेट्स से मार्च 1947 अप्रैल 1947 में लगा पाकिस्तान चलते हैं, 4-6 महीने रहे, बोला नहीं इंडिया चलते हैं, जो भी लगा होगा उनको, तो उस हिसाब से सिटीजनशिप उनके लिए यहाँ पे हो गई। फिर आता है हमारे पास में आर्टिकल 7। ये वो है कि पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर मार्च 1 1947, जो इंडिया से पाकिस्तान बंदा चला गया, लेकिन साहिर लुधियानवीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, लेकिन लेटर रिटर्न टू इंडिया फॉर रीसेटलमेंट कुड बिकम इंडियन सिटीजन। वो भी वापस आ सकते थे प्रोवाइडेड कि उन्होंने 6 महीने के में रजिस्ट्रेशन करा दी। अब आते हैं आर्टिकल 8। समझ गए, पहले दो तो इंडिया पाकिस्तान से डील में। ये छोटा सा आर्टिकल किसके बारे में बात करता है, आपको ना एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे शशि थरूर है अपने जी, शशि थरूर जी, उनके फादर साहब एक न्यूज़पेपर में काम करते थे। उस न्यूज़पेपर के इंडिया के ऑफिस में कोई वैकेंसी नहीं थी, इसलिए वो रहते थे कहाँ पे, लंदन में। वो लंदन में स्टेट्समैन न्यूज़पेपर जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं शशि थरूर जी के पापा। अब वो वहीं पे पैदा हुए, तो ही वाज बोर्न इन लंदन, ओके। तो वो वाले लोग जो लंदन में हैं इंडियन ओरिजिन के, वो वाले जो यूएसए में हैं इंडियन ओरिजिन के, वो वाले जो सूरीनाम में हैं, मॉरिशस में हैं, ये सारे बंदे इंडिया के कॉन्सुलेट में रजिस्टर करा के इंडिया की सिटीजनशिप उनको मिल सकती है। तो ओवरसीज इंडियंस के लिए भी एक प्रोविजन अच्छा खासा रखा गया। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है आर्टिकल 9। ये क्या बोलते हैं कि यार नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। किसी बंदे ने ना अपनी इच्छा से किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, तो बस फिर इंडिया बोल रहा है कि अब तुम सिटीजन नहीं हो हमारे, जे तो जिंदगी गुजार लेगा साढ़े तो बगैर असी केड़ा तेरे पीछे मर चल रहे हैं, ठीक है जी, आप जाओ फिर उधर ही उन्हीं के सिटीजन हो। तो ये ऐसे मैं मजाक में बोल रहा हूँ, बट लाइक क्या, ये एक प्रोविजन सिंपल सा है। और फिर 10वां और 11वां प्रोविजन जो है, इस पे भी आपको ऐसे बाय नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर दैट मैटर इनमें से कोई भी आपको बाय नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। ये इस बारे में बात करता है कि अब सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। पर्सन हु इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने कल को लॉ बना दिया जो भी, उस हिसाब से आप सिटीजन रहोगे। पावर लाइज विद पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट ओनली। टर्मिनेशन की, एक्विजिशन की, ये सारी जो पावर्स हैं आपके पास में, ये किसके सिटीजनशिप को टर्मिनेट करने की, किसी के किस बेस पे टर्मिनेट करना है, किस बेस पे एक्वायर करना है, सारी पावर पार्लियामेंट के पास में है। और पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से इस चीज़ के ऊपर लॉज बना सकता है। कोई पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है कि स्पेशल मेजॉरिटी और स्टेट से भी पूछो, उन्होंने सिंपली लॉ बना देना है। नाउ अब उसके बाद
जो सरकार ने, फिर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, जो मैंने आपको बोला है लॉ, वो लॉ क्या बोलता है, वो दो चीज़ों के बारे में बात करता है, किस तरह से आप इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हो और किस तरह से आपकी इंडियन सिटीजनशिप जा सकती है। तो बस ये याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है ये चीज़ सिटीजनशिप इस बिल में दिया हुआ है, जो मैं बार बार आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, दैट दिस थिंग इज गिवन इन दिस सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसके आगे अमेंडमेंट्स में। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में बस ये दिया था कि आज जो है वो सिटीजन हमारा कौन है। अब जी आ जाती है बारी, ज़्यादा हम भारी भरकम वर्ड्स ना यूज़ करते हुए सिंपली बोलते हैं कि आप कैसे एक्वायर कर सकते हो इंडिया की सिटीजनशिप। जैसे आप सारे हो मोस्टली इंडिया में पैदा हुए हो, आपके पेरेंट्स भी इधर के ही हैं। पहले क्या होता था ना, पहले ऐसा होता था कि अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती थी। फिर उसके बाद में थोड़ा सा लॉ चेंज किया गया और बोला कि अगर आपका आइदर ऑफ योर पेरेंट इज बॉर्न इन इंडिया फिर मिल जाएगी। अब उसके बाद में इस तरह से आप धीरे धीरे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, आप 2 महीने के लिए इंडिया आए हो, आप स्पेन के आपके पेरेंट्स आए 2 महीने के लिए इंडिया, स्पेनिश थे, आप इंडिया में पैदा हो गए तो आप इंडियन सिटीजन थोड़ी हो गए। अब नहीं ऐसा होता, पहले होता था ऐसा, मतलब डेकेड्स अगो। सेकेंड, सिटीजनशिप बाय डिसेंट। ये क्या होता है, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो भी इंडियन हैं, आप अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो उस हिसाब से तो आप आज असी पुराने इंडियन, ठीक है। ये हो गया आपका बर्थ के बेस पे, ये हो गया आपका लिनियज के बेस पे, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, पुरानी वो चली आ रही होती हैं जो, यू नो व्हाट द वर्ड, राइट वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। थर्ड है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में क्या है कि आप इंडियन हो, आप बाहर रहते हो और आपने मतलब इंडियन ओरिजिन के पर्सन हो आप, और आप बाहर रह रहे हो किसी दूसरी कंट्री में, आप वापस आते हो, इंडिया का क्राइटेरिया मीट करते हो एंड यू वांट टू टेक इंडिया सिटीजनशिप, तो आप उसको ले सकते हैं। दूसरा क्या होता है, लेट्स से मान लो आप इंडियन हो, आपने किसी फॉरेनर से शादी कर ली और उसकी सिटीजनशिप आपने करवानी है, समथिंग लाइक दैट, वो भी रजिस्ट्रेशन में ही होता है। एंड नेक्स्ट इज नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन क्या है, लेट मी गिव रियल लाइफ एग्जांपल। एक इकोनॉमिस्ट है ना, वो शायद बेल्जियम बॉर्न इकोनॉमिस्ट, शायद उनका ना अखबारों में भी आते हैं आर्टिकल्स, समथिंग लाइक दिस, GJEAN, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, जीन जॉन DREZE, ठीक है, ऐसे करके इनके अखबारों में आते हैं आर्टिकल्स। तो जैसे ये है, आप 12 साल से इंडिया में रह रहे हो, आप हो विलायती, आप इंडिया में रह रहे हो, आपने इंडिया की सिटीजनशिप अप्लाई कर दी है बिकॉज यू हैव लिव्ड हियर लॉन्ग इनफ, यू वर्क इन इंडिया, यू फील लाइक एन इंडियन नाउ, तो उसमें भी सरकार आपको सिटीजनशिप दे सकती है। एंड लास्ट, तो आप रजिस्ट्रेशन में और नेचुरलाइजेशन में फ़र्क समझ रहे हो। रजिस्ट्रेशन में क्या है, आप इंडियन ओरिजिन के बंदे थे, आप कहीं और रहते थे, आपका इंडिया से लिंक था, आपको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। दूसरा क्या था, आपके पेरेंट्स फॉरेन में रहते थे, आपको लगता है यार क्या यार इतना ही कनेडा आ गए पापा, इंडिया बढ़िया सीगा, अब आप वापस बड़े हो गए हो, आपने इंडियन सिटीजनशिप लेनी है, आप विलायती हो, आपने इंडियन से शादी कर ली, आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो ये हो गया। नेचुरलाइजेशन में आप विलायती ही हो, आपका इंडियन लीनिएज ना भी हो, चाहे आप इंडिया में रह रहे हो 12 साल से, इस तरह के क्राइटेरिया सेट होते हैं, तो आपने नेचुरलाइज सिटीजनशिप ले ली, ये इसका डिफरेंस है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब इंडिया ने मान लो गोवा को एक्वायर कर लिया, गोवा के नागरिक इंडिया के नागरिक, फिर इंडिया ने पौंडीचेरी को एक्वायर कर लिया, पौंडीचेरी के नागरिक इंडिया के नागरिक। तो मेरे हिसाब से आपको इतने प्लेन पे क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर नहीं क्वेश्चन आएगा कि अरे बताइए कि डिसेंट के अंदर ग्रैंडफादर अगर ना हो, ग्रैंड मदर अगर हो, ऐसे वाले नहीं आएगा। इतने प्लेन पे आपको ये 5 चीज़ें याद होनी चाहिए कि किस तरह से हम इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट, किस तरह से इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो लूज कर सकते हैं हम अपनी, तो उसमें भी सिटीजनशिप एक्ट 1955 वो आपको प्रिस्क्राइब करता है 3 तरीके। पहला, रिनंसिएशन, त्याग कर दिया मैंने कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे को चाहिए नहीं भाई इंडियन सिटीजनशिप, वॉलंटरली मैंने रिनाउंस कर दी, ठीक है। सेकंड, टर्मिनेशन से, ये सरकार आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर सकती है। नॉर्मली टर्मिनेशन कब होती है, जब किसी बंदे ने किसी एक्सटर्नल प्रेशर के बिना अपने कॉन्शियस माइंड से किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, मतलब बोलता है कि यार मैं वहाँ वोट डाला करूँगा, मैं वहाँ का नागरिक हूँ, वहाँ के मेरे को मैटर करते हैं सारे पॉलिटिकल इश्यूज, यहाँ पे तो बस मैं रेजिडेंट हूँ, एज ए रेजिडेंट रह रहा हूँ मैं, लेकिन जो सिटीजनशिप है मेरी, अब आपको मैंने रेजिडेंट और सिटीजनशिप का तो फर्क बता दिया कि इंडिया का रेजिडेंट हूँ, सिटीजन मैं वहाँ का हूँ, तो फिर इंडिया आपकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर सकता है।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन में क्या होता है, आपने सिटीजनशिप तो ले ली थी इंडिया की, लेकिन आपने अपने फेक डॉक्यूमेंट दिखा के ली। आप इंडिया के सिटीजन तो हो, लेकिन आपने अप्लाई किया है और 5 साल मैरिज करवा के इंडिया आए, आपने करवा लिया किसी रशियन लड़की से शादी, वो इंडिया आई, पहले 5 साल में ही उसका कोई ऐसा केस हो गया जिसमें उसको 2 साल की सजा हो रही है। फ्रॉड से सिटीजनशिप ली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम किया, इस तरह से कुछ क्राइटेरियाज हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ आपने काम किया और वहाँ पे अभी कुछ इस्टेब्लिश नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी। ऑल ऑफ दिस shall have to be proved as well। तो कहने का बस आपको अगेन भाव वही है कि इतने एक लेवल पे आपको क्वेश्चन आएगा इस लेवल पे कि these are the ways to lose Indian citizenship and these are the ways to gain Indian citizenship। ठीक है साहब। अब इसमें लास्ट जो एक चीज हम छोटी सी कर लेते हैं, भाई मेरी बात सुनो, आपको करंट अफेयर्स अलग से एक और प्लेलिस्ट बन रही है जिसमें अच्छे से करंट अफेयर्स कराएंगे। वो यूपीएससी लेवल का चाहे बच्चा पेपर कर रहा हो चाहे पीसीएस का कर रहा हो, वो आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स उसमें हो जाएंगे। तो जितने भी इश्यूज है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो रिजर्वेशन है, या अभी बड़ी सारी मिसकंसेप्शन हो रही है, जनता को लग रहा है कि राइट टू इंटरनेट जो है वो मेरा फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है, इसने इस इंस्टीट्यूट के नोट्स ने तो ये लिखा है, इस इंस्टीट्यूट के नोट्स में वो लिखा है। वो सारी चीज़ें हम आपको अलग से करंट अफेयर्स में कराएंगे। यहाँ पे ना मैं ज़्यादा फैलाना नहीं चाह रहा, इसलिए बस जो मस्ट है वो 2 बार भी हो जाए। जैसे ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये अब 2 जगह भी हो जाए, करंट अफेयर्स की क्लास में हो जाए, यहाँ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस आपको मेन चीज़ें यहाँ करा रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये आप सबको पता ही होगा, 1 सेकेंड लगा के इस पर बात कर लेते हैं। सरकार क्या बोलती है, सरकार बोलती है अभी 11 दिसंबर को ये बिल पास हुआ है, गैजेट में कौन सी तारीख को छुपा था, 12 को, पीसीएस में अगर कुछ ऐसा फैक्ट आ जाए कभी। तो इसमें क्या हुआ है, कहते हैं कि वो कम्युनिटीज दोज सफरिंग फ्रॉम रिलीजियस परसिक्यूशन, धार्मिक उत्पीड़ना जो हो रही है आपके पड़ोस के देशों में, उन कम्युनिटीज के लिए कहते हैं सिटीजनशिप जो है उसको हम रिलैक्स कर रहे हैं। 2014 से पहले जो भी बंदा इंडिया में ऐसे आया हुआ है, अगर वो हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है या क्रिश्चियन है, ये 6 रिलीजन का बंदा हो और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आया हुआ हो, तो इन लोगों को अगर इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो अगर मान लो नॉर्मली हम 11 साल में दे रहे थे तो इनको हम 5 साल में दे देंगे या 6 साल में दे देंगे, आप देख लेना। ठीक है। सिमिलरली आप इनके लिए रिलैक्सेशन क्रिएट कर रहे हो। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मानना ये है कि इस एक्ट से इमीडिएटली 30,000 लोगों को फायदा होगा। अब ये जो एक्ट है सिटीजनशिप का, ये बहुत कंट्रोवर्सीज में रहा है। वाई? क्योंकि कहते हैं शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि धर्म के आधार पे सिटीजनशिप मिल रही है और यहाँ पे मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया हुआ आपने, कि ऐसा भी तो हो सकता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म की उत्पीड़ना मुस्लिम्स भी, मतलब मुस्लिम्स भी परेशान हो इन कंट्रीज में, तो आप उनको क्यों नहीं अलाउ कर रहे हो। इस पे सरकार का ये बोलना था कि हम ये नहीं बोल रहे कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या क्रिश्चियन ये बंदे वहाँ पे रह रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं है, आज हम तुम्हें यहाँ पे जॉब दे देते हैं, या तुम्हारे पास कोई भी लाइफ में ना अच्छी नहीं चल रही, इधर आके अच्छी लाइफ जी लो। रीज़न इनके परेशान होने का धर्म है। कहते हैं ये हो सकता है कि वहाँ पे मुस्लिम भी परेशान हो, पर उसका रीज़न धर्म नहीं है, वो बस आपकी इकोनॉमी अदरवाइज स्क्रूड अप है या आपकी अदरवाइज सोशल फैब्रिक स्क्रूड अप है। सरकार का पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ, दूसरा पर्सपेक्टिव भी हम डिटेल में करेंगे। सरकार बोल रही है कि यार ये बंदा, कोई सिख बंदा अफगानिस्तान में, जैसे अभी 1-1.5 महीने पहले अटैक हुआ है उधर लॉकडाउन के टाइम पे, ये सिख बंदा जो अफगानिस्तान में स्ट्रगल कर रहा है, नॉट बिकॉज इकोनॉमी नहीं ठीक चल रही है, नॉट उन फैक्टर्स की वजह से जो सब पे अप्लाई हो रहे हैं, बट इस वजह से क्योंकि वो सिख है। एंड देन अदरवाइज सरकार बोलती है कि ये कारणों की वजह से परसिक्यूशन हो रही है, इसलिए हम इनको स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं। तो फिर बात आती है कि भाई इन कंट्रीज में ही क्यों, या फिर और कई मुस्लिम्स के भी बीच में समुदाय हैं, जैसे कि अहमदिया मुस्लिम्स हैं, ऐसे वाले मुस्लिम्स भी हैं, इन्हीं के खिलाफ इनको क्यों नहीं आप वो कर रहे हो, सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटस फॉरवर्ड कर रहे हो। तो वो उसमें सरकार ने अपनी एक एक्सप्लेनेशन दी थी कि अहमदिया मुस्लिम्स के लिए अरब की 1-2 कंट्री के बारे में बताया था कि वो कंट्री जो है वो उसको डील कर रही है, तो इसलिए हमारे इमीडिएट इस पे सरकार ने कुछ डेटा दिया था कि जब कंट्रीज बनी हैं, जब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये अफगानिस्तान, ये जब कंट्रीज बनी हैं तो इस समय यहाँ पे कितने
मतलब सरकार का एक अपना तरीका है बोलने का, मैं बस आपको बता रहा हूँ। वो बोलते हैं कि यार यहाँ पे कितने हिंदूस थे या मुस्लिम्स थे और कितने नॉन मुस्लिम्स थे, यहाँ पे कितने नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम थे, और इनका अगर आप डेटा उठाओगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि यहाँ पे इनकी माइनॉरिटी तो गायब ही होती जा रही है, विद ईच डेकेड माइनॉरिटी श्रिंकिंग, ऐसा सरकार बोलती है। सिमिलरली बांग्लादेश, सिमिलरली अफगानिस्तान, यहाँ पे सिख, हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियंस, अगर आप फैक्चुअली नंबर ऑफ पीपल में बात करोगे तो बोलते हैं कि वो श्रिंक होते जा रहे हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि इसको ना आप हल्का सा ऐसा समझो कि चलो छोड़ो, हम इस पे इससे ज़्यादा नहीं समझते, बस इतना ही आपको पता हो, प्रीलिम्स में आपको इतना ही आएगा। हम इसको फिर कभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको पता हो कि 3 कंट्रीज कौन सी हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, और कौन से इसमें 6 रिलीजन है, ये वाले रिलीजन, ठीक है। इस एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर जो बात है वो एक बार हम थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर कर लें, फंडामेंटल राइट्स कर लें, फिर हम इसको डिटेल में समझेंगे। सो एनआरसी, एनपीआर के भी इश्यूज हैं जो हम अलग से करंट अफेयर्स में करा रहे हैं, वो भरत सर ने उसको ना अलग से टेबल पे बना दिया है, तो फिर हमने उसको यहाँ पे मिक्स नहीं किया है। दिस वाइंड्स अप योर सिटीजनशिप। अब हमारा अगला टॉपिक जो आता है वो आता है फंडामेंटल राइट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा सिंपल टॉपिक। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक फंडामेंटल राइट। ये टॉपिक जो हम आज आपको कराएंगे फंडामेंटल राइट्स, और कल में थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स का कल होएगा डीपीएसपीज और फंडामेंटल ड्यूटीज। कोई भी सरकारी पेपर हो, कोई भी कंपटीशन का पेपर हो जिसमें पॉलिटी आती है, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। इनवेरिएबली इनमें से किसी में से तो क्वेश्चन पक्का ही आता है। इसको आपने अच्छे से सुनना है, समझना है। एक और जो डिस्टिंक्शन है ना इस टॉपिक की, वो ये है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, वो ये है कि ये टॉपिक ना बस, अब जैसे मैंने प्रियम्बल बड़ा फिलॉसफी थोड़ा इंटेंसिव था टॉपिक, वैसे इसमें भी ना थ्योरी फिलॉसफी थोड़ी सी आपको समझनी है। फंडामेंटल राइट डीपीएसपी खत्म हो गए, ये बस ये खत्म हो गए। इसके बाद में सारी पॉलिटी ना 5वीं के बच्चे को करा दो, चाहे वो भी बता देगा, उसको याद करवा दिया, ये बंदा वोट करता है, ये नहीं करता, बिल इसके पास जाता है, नहीं जाता, लोकसभा के ऊपर ये बैठेगा, राज्यसभा पे ये बैठेगा, इलेक्शन कमीशन ये करेगा, सीएजी ये करेगा, बिल्कुल बच्चों वाली है बाकी सारी पॉलिटी। ये भी क्या है कि इसको भी आप वैसे पढ़ सकते हो, जो अभी तक भी हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, इसको बड़ा डी फिलोसफाइज करके हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर उससे ना मेंस में आपको थोड़ी तकलीफ रहेगी। कमिंग बैक टू दिस फंडामेंटल राइट्स, इसमें हम थ्योरी से ही स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। ये राइट्स क्या होते हैं, जो आपको आपके अधिकार हैं, ठीक है, तो उसको भी हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, हाँ जी आ रही है आवाज़ ना जी, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक जो क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल राइट्स, ठीक है। ये कौन से राइट्स हैं जो हम बोलते हैं कि यार ह्यूमन बीइंग के बाय वर्च्यू ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, इंसान है तो ये राइट्स हैं, नेचुरल, नेचर ने दिए हुए राइट्स हैं जो हमारे ऊपर हमें, वो वाले होते हैं नेचुरल राइट्स। इसको ना समझने के लिए आज मैं आपको एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशंस आए ही कहाँ से, उसके लिए ये सारा जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स का, इसको हमने ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है आपको पढ़ाने के लिए। पहला फिलोसफिकल पार्ट जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ, 1 घंटे में हो जाएगा और फिर ये क्लास खत्म कर देंगे। दूसरा जो है वो है आपको आर्टिकल 14 से लेके और 35 तक के आर्टिकल्स हमने समझा दिए। और तीसरा सारे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड करंट डेवलपमेंट्स, चाहे वो साबरीमाला वाली हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक वाली हो, चाहे वो कोई भी और इशू हो, डीपीएसपीज और इससे रिलेटेड करंट इवेंट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन एंड सो ऑन। तो इन 3 पार्ट्स में हम इसको कर रहे हैं। तो सबसे पहले फिलोसफी पार्ट में आप देखो, फर्स्ट नेचुरल राइट कौन से हैं। इसके लिए एक चीज हम क्या बोलते हैं, ये जो मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ ये हिस्टोरिकल नहीं है, फिलोसफिकल है। हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं है, पर आप मान के चलो कि अगर हिस्ट्री में ऐसा हुआ हो कि इंसान सारे ना जंगलों में रह रहे थे जैसे जानवर रह रहे हैं। अब वो जब जंगलों में रह रहे थे और कोई सरकार नहीं बनी, कोई समुदाय नहीं बने, कुछ ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो कैसे रह रहे होंगे, वो डिपेंड करता है आपकी सोच कैसी है। अगर आपको लगता है कि यार इंसान ना बड़ी कुत्ती चीज़ है, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि जब कोई लॉ नहीं था ना, फिर क्या होता होगा, माइट इज राइट होता होगा। क्या होता है कि जो भी बंदा ताकतवर है वो दूसरे को पास जाता होगा, मार मुर के उसका सामान ले जाता होगा, खा लेता होगा।
सेकंड, अगर आप थोड़े से ह्यूमन बींग्स को लेके बेटर फील करते हो तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं यार, इंसान है ना, कोऑपरेटिव है, हाँ कभी कभार थोड़े बहुत झगड़े तो हो ही जाते हैं। तो क्या होता होगा कि स्टेट ऑफ इस टाइम पे जब कोई सरकार नहीं है तो क्या होता होगा कि यार थोड़े बहुत झगड़े हो जाते होंगे पर अदरवाइज ठीक रह रहे थे। अगर आप मानते हो कि यार इंसान से बढ़िया चीज़ ही कोई नहीं है, ठीक है, बस थोड़े थोड़े से इश्यूज हैं लेकिन मस्त रहता है अगर लॉज वगैरह ना हो, तो आप ये भी मान सकते हो कि ब्लिस में रह रहा होगा इंसान, पूरे मजे कर रहा होगा। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपकी सोच, आप इसको आइडिया लगा सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे थिंकर्स ने अपने विचार दिए हैं, लेकिन इस सिचुएशन को जब सरकार का आइडिया ही नहीं आया, ये नहीं कि इंडिया नहीं बना या पाकिस्तान नहीं बना या यूएसए नहीं बना, आइडिया कि यार इस तरह से लोग इकट्ठे होके कुछ लोगों को चुन सकते हैं या खुद भी लॉज बना सकते हैं और हम इकट्ठे से रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर रह सकते हैं। जब इंसान को ये आइडिया नहीं आया और इंसान के ऊपर सिर्फ एक लॉ लग रहा था, वो कौन सा लॉ था उसके ऊपर जो अप्लाई हो रहा था, उसको हम बोल रहे हैं नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ के अंडर तो हम सारे हैं ही हैं, भूख भी लगती है, नींद भी आती है, आप जोर लगा लो यार मैं नहीं सोता 2 महीने, देखो फिर क्या होता है। रूस ने कोल्ड वॉर के टाइम पे एक्सपेरिमेंट किए थे, लोग पागल हो गए थे। तो नेचुरल लॉ ये आपके ऊपर हमेशा रहेंगे, कोई सरकार हो ना हो, भूख लगेगी इस तरह के। ये जो टाइम है ना जिस समय इंसान सिर्फ नेचर के अंडर है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टेट ऑफ नेचर। आपको समझना ये कोई हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक दिन ऐसा हुआ था फिर सारे इकट्ठे हो गए, फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट है में बोल रहे हैं हम कि ऐसा हुआ होगा। फिर एक दिन सारे इकट्ठे हुए और इन सब ने बोला आओ यार सरकार बनाते हैं, एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं स्टेट का जिसमें क्या हो, लॉ बने, वो लॉ की एग्जीक्यूशन हो और फिर लॉ के अंडर एग्जीक्यूशन ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही, आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूशन तो नहीं हो रही, अपनी मर्जी से जिसको देखा पुलिस ने उठा लिया, जिसको देखा छोड़ दिया। लॉ जो है ये आर्बिट्रेरी तो नहीं बन रही कि कोई सिर नहीं पैर नहीं, लॉ का बस बना दिया। जैसे यूके में इतने आर्बिट्रेरी लॉज बने हुए हैं, अगर आप यूके की हिस्ट्री पढ़ोगे, जो कफन की वो होती हैं, लकड़ियां होती है क्रीमेशन की, उस पे टैक्सेस इतने ज़्यादा लगा देते थे यूके के राजा। या फिर आपके घर पे खिड़कियां कितनी हैं उस हिसाब से टैक्स लगता था यूके में, डिपेंडिंग ऑन कि बेटा तेरे घर में जितनी खिड़कियां तो उतनी ज़्यादा हवा ले रहा है यूके की शुद्ध हवा पुराने टाइमों में। या फिर एक सबसे जो गंदे लॉज में से एक था जिसमें स्कॉटलैंड की लड़ाई हुई थी इनसे, वो क्या होता था, स्कॉटलैंड को तो कुछ समझते ही नहीं थे ये यूके वाले, इंग्लैंड वाले, जैसे लॉ बना दिया कि कोई भी लेडी जिसकी शादी हुई है स्कॉटलैंड में, शी हैज टू स्पेंड हर फर्स्ट नाइट विद द इंग्लिश सोल्जर। विलियम वॉलेस की लड़ाई हुई थी ना, ब्रेव हार्ट मूवी बनी हुई है। तो इस तरह से बिल्कुल आप आर्बिट्रेरीली पार्शलिटी वाले भेदभाव वाले लॉज बना रहे हो। इस टाइप के लॉज जो हैं तो नहीं बन रहे, इसलिए आओ हम सब क्या करते हैं, ये नहीं है कि कोई ऊपर राजा बैठा हुआ कुछ भी है, सरकार हम सब खुद ही बनाते हैं। लॉ बन गए, सरकार आ गई। अब इंसान के ऊपर आज तक कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा था, नेचुरल लॉ। आज उसके ऊपर एक और कौन सा लॉ अप्लाई होना शुरू हो गया, सरकार का बनाया हुआ लॉ। इस लॉ में एक खासियत है जो बाकी लॉज में नहीं है। और कौन से लॉज मेरे ऊपर अप्लाई होते हैं अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लॉ एंड अपार्ट फ्रॉम स्टेट लॉज, कोई अंदाजा? सिंपल, कस्टम्स। आप शादी में गए, वहां पे आपको इतने सारे रिश्तेदार मिले और आपने सबके पैरों को हाथ लगाने हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो क्या है, आपका कस्टम है ना, वो एक लॉ बना हुआ है। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप लॉ नहीं, वो बोला पैरों को हाथ नहीं लगाओगे तो आपको जेल हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि यार नेचुरल लॉ है कि यार अगर ऐसा नहीं किया तो भाई मृत्यु हो जाएगी। बस एक कस्टम है, उसकी कस्टमरी सैंक्शन है, ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू समबडी एंड देन दैट गर्ल वाज टेलिंग मी कि एवरी टाइम आई गो टू एनी मैरिज, किसी की भी शादी में मेरे को एक ही चीज़ बोलते रहते हैं, हुण फिर तेरी बारी, हुण फिर तेरी बारी। कहती अगली बारी जदों कोई बुढ़ा या बुढ़ी उत्ते पहुंची तो मैं जो संस्कार देगी मैं सारे बुढ़िया ने यही कहना है भी अगली बारी हुण तेरी बारी, हुण तेरी बारी। सो मतलब पॉइंट क्या है कि कस्टम्स है हमारे यहाँ पे, आपको बड़े सारे कस्टम्स फॉलो करने पड़ते हैं। एक और क्या है, रिलीजन।
रिलीजन के भी आप लॉज फॉलो करते हो, वो आप खुद से करते हो। आपको लग रहा है कि यार आप ऐसा करोगे तो ये वाला भगवान बुरा मान जाएंगे, वो वाला करूंगा तो भगवान बुरा मान जाएंगे, यार ये मैंने ये वाला चीज रूल नहीं फॉलो किया, पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर आपने नहीं किया पता लग जाएगा बाद में, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई डेफिनेट राइट देयर पनिशमेंट है कि यार लेट्स से तूने ABCD दिन ये वाली चीज खा ली, डेफिनेटली यही पनिशमेंट मिलेगी, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। सो समझ गए आपकी इंसान के ऊपर जो है मल्टीपल लॉज लग रहे हैं, नेचुरल लॉ, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिलीजन एंड देन सो ऑन। इसमें से जो सरकार जो आपने बनाई, सारे इकट्ठे होकर सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना के सरकार बनाई स्टेट, इसमें और बाकियों में क्या फर्क है? फिर दो फर्क। पहले तो ना इसके लॉ मोटे मोटे नहीं है, जैसे रिलीजन के लॉ बहुत मोटे मोटे हैं। अच्छे कर्म करो थोड़े नाल अच्छा होगा, कि अच्छा होगा वो तेनों पता लग जाऊगा। गॉड वर्क्स इन हिज मिस्टीरियस वेज। बुरे कर्म करोगे बुरा होगा, कि बुरा होगा तेनों पता लग जाऊगा। बड़ा मोटा मोटा सा ना वैसे बोला हुआ है। इधर क्या है, सीट बेल्ट नाला तेरा चलान होगा, कितने का होगा? 700 रुपये का होगा, डेफिनेट। कौन करूँगा? ये बंदा करूँगा। ये वाला लॉ है, एकदम क्लियरली डिफाइंड लॉ है। इसको पॉजिटिव लॉ, चलो इतना भी नहीं करते, ठीक है। डिफाइंड लॉ है जिसकी क्लियर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है, अनलाइक बाकी सब चीजों के। नहीं मान रहा मैं कि कस्टम का लॉ, मैं नहीं लाने किसी पैर हाथ, ज्यादा तो ज्यादा क्यों हो जाऊगा। कोई कहूगा ये मॉडर्न ख्याल दा है, कोई कहूगा भी ये संस्कार दा दे नहीं कुछ। यहाँ पे मैं बोल दूँ मैं नहीं लानी सीट बेल्ट। चंडीगढ़ से तो खैर दिक्कत है भाई, नाल दी नाल थानू सेवा हो जाएगी 700 रुपये की, ठीक है। आई होप नहीं ओवर उसकी होती है, सच ये तो ओवर स्पीड की पहली बारी में सीट बेल्ट का आई डोंट नो क्या होता है। खैर इन एनी केस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो जस्ट लाइक यू आर अंडर different laws, similarly you have different rights as well. You are being given different rights from different sources. What are those sources? पहले जो मेरे rights हैं जिसको मैंने बोला मैं बोल रहा हूँ नेचुरल राइट्स, ये आपको समझ आ गए। ये हो गए जो मेरे राइट्स हैं क्योंकि मैं इंसान हूँ। नेचर में भी थे, जब सरकार नहीं बनाई थी उस दिन भी थे, तो मैं इतना बेवकूफ थोड़ी था कि मेरे पास में कुछ राइट्स होते थे। हम सारे स्टेट ऑफ नेचर में रह रहे थे। मैंने बोला आओ यार एक काम करते हैं, सरकार बनाते हैं और जो राइट मेरे पास आज है एग्जिस्टिंग, ये वाला राइट सरेंडर कर देते हैं। कोई अपने एग्जिस्टिंग राइट थोड़ी सरेंडर करता है। तो नेचुरल राइट तो है ही है बंदे के पास, जैसे कि राइट टू लाइफ, ठीक है, ये तब भी था, ये आज भी है। दूसरे फिर हमारे पास राइट आते हैं लीगल राइट्स। पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ पास कर दिया, आपको लीगल राइट दे दिया, बात होगी खत्म। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में वो था या नहीं था? इसमें कॉन्स्टिट्यूशन तो आता ही आता है, और भी सारे जितने भी लॉ सरकार ने पास किए, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको राइट दे दिया, वो आपका राइट है। कितने एग्जाम्पल आप सोच सकते हो इस चीज के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ही लिख दो कोई जो ऐसा राइट, उसमें चैट बॉक्स में ऐसा राइट जो लीगल है पर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ, ठीक है। नहीं तो हम तो लिख ही रहे हैं चैट बॉक्स में। और अगर कोई एक बंदा कोई राइट लिख देता है, उसकी रेल ना बनाया करो सारे लिख के। कल एक ने वंदे मातरम लिख दिया, वंदे मातरम हो गया भाई, लग गया पता, ठीक है। तीसरी चीज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ये कौन से राइट्स हैं? अब हमारी कंट्री में इतने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, 1 2 3 4 नंबर ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स। इनमें सर्वोपरि सबसे ऊपर एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। ये राइट्स जो आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी दिए हों, चाहे वो आर्टिकल 1 में दिए हों, चाहे 395 में दिए हों, वो राइट जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रहे हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब इसमें ना आप ये देखो, ऐसे तो हिंदुस्तान में कोई भी लॉ पास होएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ही होएगा, उससे मेल खाता ही होगा। तो ये नहीं है कि कोई राइट अगर आपको किसी और लॉ में मिला हुआ है और आप बोलो वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ऐसे तो फिर सारा कुछ ही कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज द वन जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। अब इसके बाद आता है एक और सबसेट, वो क्या है? ये देखो भाई, आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 395, ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे भी कोई भी राइट हो सकता है, यहाँ पे भी कोई भी राइट हो सकता है, कहीं पे भी। इसके भी बीच में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35, यहाँ पे एक स्पेशल चैप्टर डाल दिया हमने जिसका नाम है फंडामेंटल
राइट्स। ये जो राइट्स हैं जो इस चैप्टर के बीच में लिखे गए हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं, बात होगी खत्म। वो राइट्स जो आपको इस डॉक्यूमेंट के बीच में दिए हुए हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बात होगी खत्म। वो राइट जो इसमें तो है ही है, और बाकी कोई और लीगल अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है उसमें दिए हुए हैं वो हो गया आपके लीगल राइट्स। वो राइट्स जो इन डॉक्यूमेंट्स में तो है और शायद ना भी हो, लेकिन अदरवाइज एक कॉमन ह्यूमन होने के नाते आपके राइट्स बनते हैं, वो है आपके ह्यूमन राइट्स। अब सब्जेक्टिविटी सिर्फ ह्यूमन राइट्स में हो जाती है। किसी एक समाज के लिए, किसी एक समाज को ऐसा लग सकता है कि हाँ यार ये राइट तो ह्यूमन राइट ही है, स्टेट ऑफ नेचर में भी होता ही होगा, लेकिन ये राइट ह्यूमन राइट नहीं है। जैसे कि राइट टू फूड मान लो, हालांकि ये तो सबको लगेगा ही, मान लो कोई भी उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम, कोई भी एक्स राइट, ये राइट किसी एक समाज को लग सकता है कि ह्यूमन राइट था, स्टेट ऑफ नेचर में था, दूसरे को नहीं लग सकता। लेकिन कुछ राइट्स ऐसे हैं जिनमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होगी, जैसे राइट टू वोट। अब राइट टू वोट ह्यूमन राइट है कोई? बिल्कुल नहीं है। राइट टू वोट नेचुरल राइट है, आई मीन टू से बिल्कुल नहीं है। जब सरकार ही नहीं बनी थी तब भी मेरे पास राइट टू वोट था क्या? कोई भी नहीं, किसको वोट करता था मैं? सरकार आई, राइट टू वोट आया। राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये मेरा कोई नेचुरल राइट थोड़ी है। जब सरकार ही नहीं थी तो फिर मैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक ऑफिस ही नहीं एग्जिस्ट करते थे। जब पब्लिक ऑफिस ही नहीं एग्जिस्ट कर रहे तो मेरे पास कौन सा राइट हुआ भाई? तो फिर क्या है, सरकार आई, मेरे पास राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आया। तो इसको आपने समझना है कि कुछ राइट्स ऐसे हैं जो आपके पास सिर्फ आए ही तभी, उनकी क्रिएशन ही तब हुई जब सरकार आ गई। ठीक है, तो ह्यूमन राइट समझ आ गया, सबसे बड़ा सुपरसेट, उसके अंदर लीगल राइट, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, उसके अंदर फंडामेंटल राइट। सो कैन वी से दैट एवरी फंडामेंटल राइट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? यस, फंडामेंटल राइट की सबसे बड़ी बात ही यही है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको दिए हुए हैं कि ले भाई, सबसे जो बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पे ये कंट्री चलेगी। आप ना इसको हल्के में ना लेना कॉन्स्टिट्यूशन को, आपके सैकड़ों सालों के, हजारों सालों की स्मृतियां, श्रुतियां, बड़े बड़े आपके ग्रंथ, जो मर्जी कहते हो, जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है, सोसाइटी तो वैसे चल रही है। हमारी कंट्री में ना फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ पे समाज था और ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया हमें पढ़े लिखे लोगों ने। वो कंट्री जहाँ पे समाज ने ही कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, ठीक है, इसलिए ना योगेंद्र यादव एक स्कॉलर हैं बहुत बड़े, जो बोलते हैं इंडिया इज नॉट अ नेशन स्टेट, इंडिया इज अ स्टेट नेशन। स्टेट ने मतलब सरकार पहले बन गई और उसने देश की भावना बाद में आई है। नॉर्मली कंट्रीज में देश की भावना होती है और फिर सरकार बन जाती है। खैर उसके विचार है, पर मेरा कहने का पॉइंट ये है कि इसको हल्के में ना लेना। ये इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ऊपर सर्वोपरि रियल लाइफ में अगर हम प्रैक्टिकली स्पीकिंग, उसमें फंडामेंटल राइट बोल दिए बेटा ये तेरे से कोई नहीं ले सकता। मतलब ओके, इस पे हम डिस्कशन करेंगे कि ये तेरे सबसे असेंशियल कोर आइडियाज में से है, तेरे कोर राइट्स हैं, तो इंपॉर्टेंट है बहुत। देन कॉन्स्टिट्यूशनल, देन लीगल, देन ह्यूमन राइट्स। चलो जी, आई होप आपको बेसिकली पहले ये तो समझ आया कि राइट्स है क्या, फंडामेंटल राइट। अब आप एग्री करते हो इस बात से कि हर कंट्री में अपने हिसाब से फंडामेंटल राइट होंगे। किसी कंट्री को लग रहा है यार हमारे हिसाब से हमने नहीं देने फंडामेंट, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देना लोगों को राइट टू रिलीजन, हमारी कंट्री ने बोला देना है। कोई कंट्री बोलेगी हमने नहीं देना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारी बोल रही है देना है। ऑन द अदर हैंड यूएसए है, यूएसए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर बिल्कुल ही कट्टर है कि भाई हम तो फर्स्ट अमेंडमेंट एब्सोल्यूटिस्ट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। हमारी कंट्री में तो फिर इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस है, श्रीलंका में इतनी कम रिस्ट्रिक्शंस है। इस तरह से डिपेंडिंग ऑन कंट्री, कोई ऐसा नहीं है कि आपने फंडामेंटल राइट कर लिया और हो गए, वो कंट्री टू कंट्री डिफर करेगा। अब आते हैं हम, इतनी का भी फिलॉसफी बहुत है, थोड़ी देर में और करेंगे। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में दिया हुआ है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स। हमारे पास अब मेन फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं? पहला राइट टू इक्वालिटी, इसके अंदर आते हैं आर्टिकल नंबर 14 से 18 कि इक्वालिटी ना बहुत अलग अलग जगहों पे हो सकती है, चाहिए हो सकती है आपको। पहले तो यही कि चाहे कोई इकोनॉमिकली छोटा है, कोई गरीब आदमी है, चाहे अमीर आदमी है, सेम लॉ लगने चाहिए। चाहे कोई हिस्टोरिकली किसी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, किसी भी जाति से आता हो, सेम लॉ लगने चाहिए। और इस तरह की सारी चीजें कि कानून की निगाहों में सब बराबर है, उस तरह के लिए हमने एक बना दिया। फिर जब आपने
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन देनी है, वहाँ पे इक्वालिटी हो। जब अपना क्या है, इसमें भी हम, चलो छोड़ो, बाद में हम आएंगे। ये ना थोड़े से इश्यूज को हमने थोड़ा बड़ा दिल करके सुनना है और थोड़ा बड़ा दिल करके ही समझना है। खुला दिल खुला दिमाग। आप सरकार के बहुत बड़े पेपर देने जा रहे हो, आपने ना एक आइडिया आपको बताता हूँ, ओरिजिनल पोजीशन। आप एक काम करना, आप ये सोचना कि कोई भी ऐसा विषय है, कोई भी ऐसा विषय, बीट रिजर्वेशन, बीट एनी अदर इशू, एक बार के लिए जो मेरे विचार है, मैं काम करता हूँ, पहले ना मैं अपनी ना भूल जाता हूँ कि मेरी कौन सी कास्ट है, मेरी कौन सी लैंग्वेज है, मेरा कौन सा जेंडर है, ये सारे जो मैंने आइडेंटिटीज पहनी हुई हैं, इन सबको मैं उतार देता हूँ। अब और ये पॉसिबल नहीं है माइंड यू, पर फिर भी आपने ट्राई करके फिर आप फैक्ट्स को देखो, फिर आप देखो कि क्या आज भी आपके वही विचार हैं, बजाय उसके कि जो आपको बचपन से फीड किया गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपने ओपन माइंड से सुनना सारा कुछ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, फिर ये, फिर एम्प्लॉयमेंट में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स। तो ये पहला हमारा आता है राइट टू इक्वालिटी, सबको डिटेल में करेंगे। दूसरा फंडामेंटल राइट है हमारे पास राइट टू फ्रीडम। एक बहुत बड़े विलायती स्कॉलर हैं, वो बोलते हैं भाई इंडिया में इक्वालिटी का आइडिया इतना ज़्यादा ज़रूरी माना गया है कि इन्होंने फ्रीडम से पहले इक्वालिटी दी है। नॉर्मली कंट्रीज में फ्रीडम सबसे पहले डाल देते हैं फंडामेंटल राइट्स में। चलो जी, राइट टू फ्रीडम, इसमें भी वही है। फ्रीडम कितनी तरह की हो सकती है? आज़ादी, मेरे को बोलने की, एक्सप्रेस करने की अपने विचार, ठीक है। मेरे को मूवमेंट की आज़ादी हो सकती है। तो इसमें क्या है, बिना बात के सरकार अरेस्ट ना कर ले, ओए पुक्की दा पर्चा पाओ इससे, ठीक है, ये वाली चीज़ें ना हो। तो राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, राइट फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देन सो ऑन, इसको करेंगे डिटेल में। तो दो फंडामेंटल राइट क्लियर है, लाइफ, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। द थर्ड वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। ये भी आपको एक ह्यूमन डिग्निटी इंश्योर करने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग्स होती हैं, इसमें मैं आई स्पीक अबाउट इट इन डिटेल, ग्रेटर डिटेल लेटर ऑन। तो इसमें क्या है, बच्चों की एम्प्लॉयमेंट, छोटी छोटी फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट ना हो रही, छोटे छोटे बच्चों की फैक्ट्रीज में, माइंस में, यहाँ वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ना हो रही हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो रही हो, ये सब प्रोहिबिटेड है। अगर आप ऐसा कुछ देखते हो या किसी के साथ में ऐसा हो रहा है, तो उसका फंडामेंटल राइट है इससे छुटकारा पाना, और वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। लाइक आई सेड, आप चाहे हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, क्रिश्चियन हो, या आप जैक डैनियल्स में मानते हो, मतलब आप एथिस्ट हो, आपका बस एक ही रिलीजन है मैं खाना, तो भी, या आप नहीं भी पीते पर एथिस्ट हो, तो आपके पास में पूरी फ्रीडम है। यार मेरे को नहीं मानना, ठीक है, मुझे नहीं लगता ऐसा कि सब बंदे मर जाते हैं और उधर फिर एक बंदा ऐसे करके भी ले दे करम दिखा मेरे को, इसका पटा चढ़िए, ठीक है। नथिंग लाइक दैट माइट हैव बीन हैपनिंग, आई डोंट बिलीव इन दैट। मान लो कोई बंदा ऐसे बोल रहा है तो उसके पास में भी फ्रीडम है। इनको डिटेल में करेंगे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो 25 से 28 तक आपके हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 29, 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, 31 जो है, आई एम सॉरी, 31 जो है ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। आपको बहुत ध्यान से सुनना है, इस आर्टिकल में ना बहुत लोग परेशान होते हैं। बेसिकली डीपीएसपीस और फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों का जो इवेंचुअली सिंथेसिस बना है ना, वो आर्टिकल 31 के ही ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वो केसेस हुए हैं जुडिशरी में, कि जी इंडिविजुअल बड़ा है कि सबका भला होना चाहिए, कि इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, वो इस एक्ट के ऊपर ही बातें हुई हैं, उससे आपका इवेंचुअली सिंथेसिस निकला है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। इसके बाद में कुछ मिसलेनियस से आर्टिकल्स हैं जिनको हम कर लेंगे। तो आपको समझ आ गया, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। करें स्टार्ट? चलो थोड़ी सी चीज़ें आप देख लो पहले। सबसे पहले मैंने आपको इस पे तो काफ़ी ग्रेटर डिटेल में बताई है कि फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है, मतलब राइट्स क्या होते हैं। अब आता है फंडामेंटल राइट, ये वर्ड का मतलब क्या है फंडामेंटल राइट्स का। तो अंबेडकर जी ने इसके बारे में अपने काफ़ी विचार दिए हैं, पर हम ये बोलते हैं कि हमने कंट्री में ना एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है।
मैंने आपको जब पढ़ाया था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ही क्यों, तो उसका जो आपको थर्ड पर्पस बताया था बड़ा इंपॉर्टेंट, वो क्या था कि आप सबने अपनी पावर सरेंडर कर दी, आप स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आ गए, सबने इकट्ठे होकर सरकार बना दी। अब ये बॉडी ऊपर है, अगर यही बॉडी लोगों को एक्सप्लॉइट करने लग जाए, हम 10 लोग मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट करके एक बंदे में सारी पावर्स अपनी दे देते हैं, अब वो वही बंदा अगर हमें एक्सप्लॉइट करने लग जाए तो ये तो मुद्दा हो जाएगा। इस चीज से बचने के लिए, टू प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल फ्रॉम दिस आइडिया कॉल्ड, जो स्टेट बनाई है, ये स्टेट आर्बिट्रेरी ना हो जाए, ये स्टेट की एक सीमा हो, दायरा हो, उसके लिए हमने क्या किया है, फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं। जब कोई बड़ा और कोई छोटा, सबके बीच में सबको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिली हुई है आपकी कंट्री में, तो उसको आप क्या बोल सकोगे, टू सम एक्सटेंट यू हैव पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स प्रिवेंट द अथॉरिटेरियन एंड डिस्पोटिक रूल। डिस्पोटिक रूल या अथॉरिटेरियन रूल कौन सा हो गया, वो अन्यायपूर्ण, पूरा सबके ऊपर कंट्रोल बनाने वाला होता है ना, एक क्रूर राजा, वैसा ना हो जाए, हमारे ऊपर कोई क्रूर राजा ना बनाओ और बंदे बोले यार हमारी तो कोई फ्रीडम ही है नहीं, तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में लिख दो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसा मर्जी राजा है, जो मर्जी है, ये राइट्स आपकी कोई नहीं ले सकता, नंबर 1। ठीक है। लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स ऑफ द पीपल, इसको बचाने के लिए किससे, इन्वेजन बाय द स्टेट। इस पे ना जो बच्चे नए नए अभी शुरू करते हैं पॉलिटी पढ़ना, वो ये ऐसे बोलने लग जाते हैं कि सर अगर स्टेट पे ही रिस्ट्रिक्शन लगा दी, अगर आपने बंदों को राइट दे के स्टेट पे ही रिस्ट्रिक्शन लगा दी, फिर तो स्टेट कुछ भी फिर तो बंदा कुछ भी करेगा। भाई इसका उल्टा देखो, अगर आपने स्टेट पे कोई रिस्ट्रिक्शन न लगाई, फिर तो स्टेट कुछ भी करेगी। ठीक है। तो ह्यूमन लाइफ से इंपॉर्टेंट थोड़ी है कुछ, आपको उसका भी, स्टेट के पास अपने एक तरीके हैं कि आपको, स्टेट बहुत पावरफुल है, तो स्टेट के पास अपने तरीके हैं आपको मैनेज करने के। आपके पास में क्या तरीका है स्टेट को मैनेज करने का, अगर फंडामेंटल राइट्स ही ना हो? समझ आ रहा है? तो इसलिए आपने इसको ऐसे नहीं लेना कि यार एक ही गल बनी, फिर तो स्टेट को कोई पावर ही नहीं रहेगी। स्टेट के पास बहुत पावर है, इतने फंडामेंटल राइट्स होने के बाद में स्टेट सांस नहीं आने देती। आई एम नॉट टर्निंग यू इनटू एंटी स्टेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन स्टेट इन पर्टिकुलर, इन जनरल स्टेट इज अ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन। सो फंडामेंटल राइट क्या करते हैं, दे put limitations on the tyranny and on the executive and arbitrariness of the legislature। ठीक बात। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक चीज समझनी है, एक अगेन थोड़ा सा एक चीज बता रहा हूं आपको। एंशिएंट ग्रीस में दो बहुत महान लोग हुए हैं, प्लेटो और एरिस्टोटल। प्लेटो क्या बोलता था, ये बोलता था कि यार जब तुम किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो उसको ये तो नहीं बोलते ना, डॉक्टर साहब ये पकड़ो मेडिसिन की किताब और इसको देख के मेरा इलाज कर दो। वो जो ऊपर बैठा हुआ है डॉक्टर जो है, उसको पता ही है उसने क्या करना है, तो इसलिए आप उसको जब किताब नहीं दे रहे हो तो आप अपने पॉलिटिशियन को क्यों किताब दे रहे हो कि ये ले भाई कॉन्स्टिट्यूशन और इसके हिसाब से कंट्री चला। एरिस्टोटल इसका उल्टा बोल रहे थे, ये बोलते हैं कि यार यहाँ पे ना इस चीज़ को हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने मान लिया कि पॉलिटिशियन जो हैं, जो हमारे टॉप पे लीडर्स हैं, उनको सब कुछ पता है, लेकिन किसी किसी दिन बंदा अपने घर वाली ना लड़ा होता है। ठीक है, मान लिया कि यार उसके अंदर पूरा रीज़न है, पर कभी कभी पैशन हो सकता है, कभी कभी उसको गलती लग सकती है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, कोई भी बंदा कितना भी इंटेलिजेंट हो, उसके पास कितना दिमाग होगा, कितनी विजडम होगी, उसकी अपनी। बट अगर इस बंदे की बजाय, इस डॉक्टर की बजाय अगर किताब रूल कर रही है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, किताब में ना एक तो विजडम ऑफ एजेस डाल सकते हैं, पिछले 200 साल 400 साल इतने 100 साल, इतने सालों में जो भी हमने कहते हैं ना कि जो तथ्य निकाला है बात का, जो हमने जिस्ट निकाली है, एक तो हम वो लिख सकते हैं, विजडम ऑफ सो मेनी ईयर्स। दूसरा, अगर एक बंदे पे छोड़ दिया कि ले भाई तू राजा है तू चला, तो इन एक बंदे की विजडम काम कर रही है, यहाँ पे विजडम ऑफ मैनी, तो विजडम ऑफ एजेस AGES एंड विजडम ऑफ मैनी। तो बोलते हैं कि यार इसलिए मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आप बंदों के हिसाब से सरकार ना चलाओ, कंट्रियां ना चलाओ, आप कैसे चलाओ, लॉ के हिसाब से। लॉ लिखित में है, लॉ जो है वो ऑब्जेक्टिव है, वो मूड के हिसाब से चेंज नहीं हो जाता कि आज जब मैंने गुस्सा आया सी तो लॉ दा टेक्स्ट चेंज हो गया। लॉ का टेक्स्ट विल रिमेन द लॉ का टेक्स्ट। इसलिए एक स्टेटमेंट आप लिख लो, रूल ऑफ लॉ, मतलब लॉ के हिसाब से आपका सिस्टम चल रहा है,
इज बेटर देन एनी डे। ये स्टेटमेंट जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना पेपर में, मतलब मेरे को वैसे बिल्कुल फाइनली थोड़ी याद है, एक आधा वर्ड आगे नीचे हो सकता है, पर आप स्टेटमेंट देख के रिलेट कर लोगे किसकी स्टेटमेंट है। इज बेटर देन रूल ऑफ मेन, MEN, ठीक है। लॉ से बंदों के रूल से लॉ का रूल हमेशा बेटर है। इसलिए ऐसे ऐसे विचारों से इंस्पायर होकर हमने देखा है कि यार हो सकता है कल को अच्छे राजा हैं इंडिया में, हो सकता है अच्छी सरकारें हैं, हो सकता है बुरी सरकारें हैं। हम क्या करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको कोई सरकार नहीं हिला सकती, मतलब उस पर भी हम बाद में डिबेट करेंगे तो ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर ही फंडामेंटल राइट्स लिख जाते हैं। कल को कोई ज़्यादा अच्छा आएगा तो 10 राइट और दे देगा, लेकिन अगर बुरा आएगा तो लोगों के पास कुछ प्रोटेक्शन तो रहेगी। ठीक है साहब, चलो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इसी में फंडामेंटल राइट्स में, कि इनको फंडामेंटल राइट इसलिए भी बोला जा रहा है। अब ये तो हो गया पहला कि द वेरी फंडामेंटल आपको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा एक क्या है कि मान लो मेरे पास कोई भी सरकार ने लॉ दे दिया, कोई भी राइट दे दिया, वो राइट है ना, अब मेरे को, लेकिन जब मैं उसको इंजॉय करने जाता हूँ तो मैं उसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहा, मैं उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पा रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं सरकार में अर्जी दे दूंगा जी फलाने थां ते ये वाला राइट मिलता सीगा पर मेरा बनता है पर मैनू नहीं मिल रहा, उचित महकमे में मेरे को भेज देंगे और इसी तरह से काम चलता रहेगा। फंडामेंटल राइट्स की ना एक पेक्यूलरिटी है, वो क्या है कि जो मैंने फंडामेंटल राइट्स आपको बोले हैं, इक्वालिटी, रिलीजन, एजुकेशन एंड देन सो ऑन, फ्रीडम, ये फंडामेंटल राइट्स अगर आपके कहीं पे भी एब्रिज हो रहे हैं, एब्रिज मतलब छोटे कर दिए, होता है ना बुक्स का एब्रिज वर्जन, एब्रोगेट हो रहे हैं, एब्रिज हो रहे हैं, कोई आपको इनका कॉन्ट्रवेंशन हो रही है, आपको ये राइट्स नहीं मिल रहे, आपसे छीने जा रहे हैं, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को मूव कर सकते हो। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस लगा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी कि हाँ भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड इशू है, उसको भी लग रहा है फंडामेंटल राइट से इशू है, बोलेंगे आजा बेटा, इसलिए तो बैठे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो दे आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। दे आर ऑल्सो फंडामेंटल इन द सेंस कि ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है आपकी। और अंबेडकर जी बोलते हैं कि एवरी सिटीजन, हर नागरिक इस पोजीशन में होना चाहिए कि वो इन राइट्स को क्लेम कर सके, और ये राइट्स हर एक अथॉरिटी, चाहे कोई सरकार यूनियन की है, स्टेट की है, पंचायत है, ONGC है, LIC है, एनी सरकारी महकमा जो है वो इस चीज़ को ख्याल में रखेगा कि हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज ना करें, हम उनको एब्रोगेट ना करें। ठीक है सब, चलो अब थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। पहला, कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो, मतलब जो सिटीजन्स हैं उनको तो सारे फंडामेंटल राइट्स ही मिले हुए हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो फॉरेनर्स को भी मिले हुए हैं, अगर आप इंडिया में रहते हो, रेजिडेंट हो, आप सिटीजन नहीं हो। कुछ ऐसे हैं जो उनको नहीं मिले हुए, अगेन कॉमन सेंस है। राइट टू लाइफ, अगर कोई बंदा बाहर से आया है, इंडिया में रह रहा है, तो उसके पास राइट टू लाइफ है। सिमिलरली ऐसा नहीं है कि उसको कोई अनलॉफुली डिटेन कर लेगा। मैंने, चाहे कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो, होता क्या है ना, मान लो मैं प्राइवेट इंडिविजुअल हूँ, मैंने किसी को उठा के कमरे में बंद कर दिया और मेरे खिलाफ एक गवाही होगी कि जी SHO साहब ने लिख दिया कि ये बंदा मिसिंग रिपोर्ट है और आखिरी बार चेतन शर्मा जी के पास देखा गया है, बंदा कमरे में उठा के इन्होंने बंद किया है, तो फिर क्या होएगा, कोर्ट से हेबियस कॉर्पस जो है वो रिट इशू की जाएगी कि भाई प्रोड्यूस दी बॉडी, बंदा कहाँ है, तेरे पास देखा गया था आखिरी बारी, केस हो जाएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सरकारियों में भी ऐसा हो सकता है, जो अब जहाँ पे भी इश्यूज चले हैं, यहाँ पे 80s 90s में पंजाब में हेबियस कॉर्पस के इश्यूज चले हैं, हुआ क्या, इन्वेस्टिगेशन कितनी अच्छी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन कितनी अच्छी नहीं हो रही। आपने एक चीज़ समझनी है यार, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने ना कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, उसकी इज्जत तो हमने करनी है, इज्जत तो सरकार ने करनी है, पुलिस ने करनी है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज ने करनी है, और हम सिटीजन्स ने करनी है। कॉन्स्टिट्यूशन बढ़िया बना के गए थे इस हिसाब से कि यार बंदा जो है वो फ्रीडम से रहे। सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन व्हाइल अदर्स आर अवेलेबल to all persons, from a citizen, foreigner, legal person, even companies and corporations। इसका भी आपको एक दो एग्जांपल करा दूंगा। सेकंड थिंग, जहाँ पे जो कट्टर गोरे हैं, जो बिल्कुल विलायती लोग हैं, उनको इस बात से बहुत प्रॉब्लम होती है। वो क्या है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड।
बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि इंडिया में क्या हुआ है कि जब भी कोई फंडामेंटल राइट मिला है, हम देखेंगे फंडामेंटल राइट पहले बाद में आता है, उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन पहले आ जाती है। आपके पास में राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बंदों ने ये तक बोला हुआ है कि यार इसको चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स ना बोल के चैप्टर ऑन रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दो, जितनी तुमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। पर खैर उसको हम देखेंगे कि इंडिया में शायद उसकी प्रॉबेबली ज़रूरत है। मेंस में हम इसके ऊपर काफ़ी बात करने वाले हैं। आई विल मेक श्योर कि चाहे आपको एसए आए, चाहे आपको GS2 में क्वेश्चन आए, आप हर पर्सपेक्टिव से, चाहे वो आपको क्रिटिकली क्लेम एनालाइज करने के लिए बोले, चाहे डिस्क्राइब करने के लिए बोले, एल्यूसिडेट करने के लिए बोले, वी विल मेक श्योर कि आपके पास हर दृष्टिकोण को दिखाने के लिए सफिशिएंट पॉइंट्स हों। फॉर नाउ यू शुड नो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ उस क्वालिफाइड है और उसके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। तो जुडिशरी चेक करती है कि जो सरकार ने अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो रीजनेबल है कि नहीं है। नेक्स्ट, जो मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं कि वैसे तो मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट दी आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट। सरकार नहीं किसी को उठा के ले जाएगी, सरकार नहीं डिस्क्रिमिनेट करेगी, सरकार नहीं देखेगी। अब सरकार नहीं अपने मतलब सरकारी महकमे वाला बंदा ये नहीं करेगा कि अपने रिलीजन के बंदे का, अपनी कास्ट के बंदों का काम करी जा रहा है। अगर ये प्रूव हो जाता है तो दूसरे वाले बोल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स एब्रिज हो रहे हैं हमारे, या उस हिसाब से पोस्ट्स लग रही हैं। बट कई चीज़ों में प्राइवेट एक्शंस, इंडिविजुअल जो प्राइवेट इंडिविजुअल हैं उनके खिलाफ भी आपको प्रोटेक्शन देता है फंडामेंटल राइट। फॉर एग्जांपल, लोगों को अनटचेबिलिटी प्रोहिबिट की हुई है। अब सरकार तो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगी नहीं, छुआछूत जो होती थी हिंदुस्तान में। इंडिया में ना कास्ट सिस्टम और उससे जो निकली हुई आगे की परवर्जन है उससे बहुत दिक्कत हुई है, इतनी ज़्यादा कि हमारी कंट्री में अनटचेबिलिटी जैसी भी प्रॉब्लम्स थी। तो सरकार तो करेगी नहीं करेगी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी नहीं करेंगे। सिमिलरली मैं अभी आपको हेबियस कॉर्पस का एग्जांपल देके हटाऊं एंड देन सो ऑन। तो आपको इंडिविजुअल को पूरी फ्रीडम देनी है। आपने बेसिक आइडिया बस ये समझना है, एक बेसिक सी चीज, फंडामेंटल राइट जो चैप्टर है ये बना इसलिए है कि बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना आप सरकार को मतलब जी भर के पावर्स दे रहे हो। ये जो चैप्टर है ना ये इसलिए बना है कि यार इंडिविजुअल बचा रह जाए। इसमें ये होल चैप्टर इज अबाउट इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल्स इंटेग्रिटी, इंडिविजुअल्स लाइफ, हिज लिबर्टी एंड सो ऑन। तो अब इंडिविजुअल को खतरा किससे हो सकता है? या तो कोई भी इंडिविजुअल है, या तो उसको बाकी इंडिविजुअल से खतरा हो सकता है, या सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट से ही हो सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स एसेंशियली क्या कर रखा है, गवर्नमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दो ताकि ये इंडिविजुअल को परेशान ना कर सके। इंडिविजुअल्स के लिए, बाकी फेलो इंडिविजुअल्स के लिए कोड बना दो ताकि इंडिविजुअल अपना अच्छे से रहे। मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर एदा की मतलब है, उदा की मतलब है, पंजाबी मीडियम वाले। फिर भी आपको अगर कोई वर्ड्स के मतलब नहीं समझ आ रहे तो आप प्लीज़ चैट में लिखो, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा बाकी बच्चों को कि उनको थोड़ा अपने भाई बहनों को हेल्प करो। ठीक है जी, चलो। मोस्ट ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर। अगेन मैंने बोला था कि नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि कुछ बुरा हो गया। नेगेटिव का मतलब क्या है? टोन नेगेटिव है। कैसे? एक तो ये देखो भाई, पर्सन ए है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती थी स्टेट। मैंने स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि तुमने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी, तो मैंने इसको कुछ दिया नहीं, इसको कुछ पॉजिटिव नहीं किया इसके लिए, बट रिस्ट्रिक्शन के टोन में मैंने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो बोल रहे हैं कि नेगेटिव इन नेचर है। स्टेट शैल नॉट डू दिस, स्टेट शैल नॉट डू दैट, स्टेट शैल नॉट डिफरेंशिएट, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। तो हेंस दे आर मोर in the nature of limitation on the authority of the state, while some are positive as well, जैसे कि right to education, उसको बच्चे को पढ़ाओ, एजुकेशन के हो गए, फ्रीडम रिलीजन के हो गए, एंड देन सो ऑन। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का भी आप मतलब समझ गए। नेगेटिव में क्या हो रहा है कि वो इंस्टीट्यूशन जिसने इंडिविजुअल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते थे, कॉन्स्टिट्यूशन ने उस इंस्टीट्यूशन जिसको हम सरकार बोल रहे हैं उसी पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी ताकि इंडिविजुअल मस्त रहे। इनडायरेक्टली इंडिविजुअल को फ्रीडम दे दी, इनडायरेक्टली उसको राइट दे दिए। ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव में क्या है, सरकार ने डायरेक्टली इंडिविजुअल का भला कर दिया कि ये ले बेटा तेरा राइट है, ऐश कर। आई होप आप फॉलो कर पा रहे हो। नाउ
यहां से हमारे पास आता है एक और कॉन्सेप्ट, वो है वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल का मतलब क्या होता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट जो मैंने शुरू में आपको दिखाए थे, अगर वो एब्रिज हो रहे हैं, एब्रोगेट हो रहे हैं, अगर वो आपको न्यायपूर्ण तरीके से नहीं मिल रहे, आप उनको नहीं एंजॉय कर पा रहे, सो यू हैव द एंटाइटलमेंट, आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेट अवे मूव द हाईएस्ट कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। आपको ये नहीं करना कि यार राइट टू इक्वालिटी अपना प्रिजर्व करना है तो पहले डिस्ट्रिक्ट में जाओ, मुंसिफ के पास जाओ, डिस्ट्रिक्ट में जाओ, फिर हाई कोर्ट में जाना, फिर आना सुप्रीम कोर्ट में, सीधा पहुंचो। ठीक है, क्लियर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट। बेसिक स्ट्रक्चर एक टॉपिक आता है आपके पॉलिटी में, उसको जब डिटेल में करेंगे तो ये मैं आपको अच्छे से कराऊंगा। इन थ्योरी, चलो आप सुन ही लो, है क्या, बड़े जी लड़ाइयाँ दंगे हुए कि यार ये फंडामेंटल राइट बना दिए, लोगों के पास में फंडामेंटल राइट दे दिया, प्रॉपर्टी भी था पहले कि प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट है, इक्वालिटी भी है, फ्रीडम भी है, सब कुछ है। अब ये तो आपने इंडिविजुअल को राइट दे दिए, अब सरकार बना दी, सरकार को बोला चलो भी चलाओ देश और सबका भला करो। अब सरकार कुछ करने जाए, लोगों की प्रॉपर्टी एक्वायर करनी पड़ेगी, सड़क बनानी है, कोई पब्लिक प्रोजेक्ट लगाना है, लोग बोले हम नहीं देते प्रॉपर्टी, हमारी इंडिविजुअल है, वो है फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे हम तो। फिर सरकार कुछ और करने जाए, मान लो रिजर्वेशन दे, लोग बोले हम नहीं मानते यार, ये तो मेडिकल कॉलेजेस में जब रिजर्वेशन का केस शुरू हुआ सबसे पहले, तो हम नहीं मानते यार, आपने तो इक्वालिटी दी हुई है। तो इस तरह से सरकार को लगे यार अब करना क्या है। सिमिलरली लोगों को लगे कि यार ये क्या सरकार है, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स ले जा रही है, अभी तो लिख के दिया इन्होंने। तो इस पे ना बहुत सारे कुछ कश्मकश होने के बाद में, जिसको हम डिटेल में करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, उसको बोलते हैं आइडिया ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। कश्मकश के बाद में ये कंक्लूजन निकला कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो सरकार, अगर सरकार चाहे उसमें नया फंडामेंटल राइट ऐड भी कर सकती है, कोई एग्जिस्टिंग फंडामेंटल राइट उसमें से डिलीट भी कर सकती है। ठीक है जी। लेकिन जब भी कोई फंडामेंटल राइट, फॉर दैट मैटर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अभी हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, जब भी कोई भी फंडामेंटल राइट डिलीट किया जाएगा या उसके साथ में छेड़छाड़ की जाएगी, तो वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी कि ये फंडामेंटल राइट जो है ये हमारे संविधान का बुनियादी ढांचा तो नहीं चेंज कर रहा, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट तो नहीं है ये। अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक घर मान लें, ठीक है, ऐसे करके, तो बोलते हैं कि यार आप इसका पेंट चेंज कर दो, इसके स्विचेस चेंज कर दो, इसका एलिवेशन चेंज कर दो, बुनियाद नहीं चेंज करनी। वो वाले फंडामेंटल राइट या वो वाले क्लॉजेस नहीं आप डिलीट कर सकते जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कौन से वाले हैं, जुडिशरी बोलती है हम बताएंगे, बोलते बताओ दे दो लिस्ट, बोलते भाई ना, केस टू केस बेसिस पे जब कोई विषय उठेगा हमारे पास आ जाना, हम आपको बता दिया करेंगे कि ये वाला पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट या ये वाला पर्टिकुलर क्लॉज डज इट फॉर्म द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और नॉट। ठीक है साहब। तो आपको शायद पता हो 3 साल पहले, तीन साल पहले भी नहीं, 4-5 साल पहले एक बार एक मुद्दा उठा था, कहते कि प्रियम्बल से सेकुलरिज्म वर्ड डिलीट कर देना चाहिए। तो मैंने तब क्लास में, एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे हम चंडीगढ़ में, वहाँ पे क्लास से पूछा था कि अगर प्रियम्बल से सेकुलरिज्म वर्ड डिलीट हो जाए तो क्या हो जाएगा। दंगे थोड़ी हो जाएंगे, कुछ हो थोड़ी जाएगा। इंडिया विल नॉट स्टॉप बीइंग अ सेकुलर नेशन। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल चुकी है कि वर्ड लिखा हो ना लिखा हो, सेकुलरिज्म जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बजाय फिर हमने कंक्लूजन दिया था जो सुभाष कश्यप जी की बुक में लिखा हुआ है, कल बच्चे पूछ रहे थे खरीद लें क्या, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, इस क्लास में करा दी जा रही है वो किताब। तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है सुभाष कश्यप जी ने कि यार ज़रूरत जो है ना वो ये नहीं है कि सेकुलरिज्म वर्ड को डालना ठीक था या हटाना ठीक है, ज़रूरत है डिफाइन करने की, ताकि किसी रिलीजन को ये ना लगे कि यार हमारे रिलीजन में तो दुनिया भर की इंटरफेरेंस है, दूसरे रिलीजन की हल्के से इंटरफेरेंस करो तो वो सड़कों पे आ जाते हैं, तब ठीक है। तो इसलिए आप सेकुलरिज्म को क्लियरली डिफाइन कर दो ताकि लोगों को पता हो कि हमारी कंट्री में सरकार इंटरवेंशन करती है रिलीजन में या नहीं करती। तो अगेन आपके फंडामेंटल राइट्स में जब आपको दे दिया, राइट ही दे दिया कि यार जौन सा मर्जी रिलीजन में आप यकीन करो, तो सेकुलरिज्म तो आपका वो हो गया ना, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। तो वो वाले आर्टिकल्स जो आपको राइट टू रिलीजन देते हैं सुप्रीम कोर्ट नहीं हटा सकती।
प्रॉपर्टी वाला जैसे आर्टिकल था वो भी फंडामेंटल राइट था, सुप्रीम कोर्ट को सरकार नहीं हटा सकती। प्रॉपर्टी वाला जो आर्टिकल था वो भी फंडामेंटल राइट्स में होता था, सरकार ने हटाया, कोर्ट में केस गया, कोर्ट बोलती हाँ ठीक है भाई सुप्रीम कोर्ट ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। सो उसको हम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बाद में करेंगे, कोर्ट केसेस के साथ में सारा करवाऊंगा। राहुल शर्मा वाज सेइंग कि गोलकनाथ केस एंड शंकरी प्रसाद केस करवा दो, सब आएगा। अभी एक बार हम बेसिक स्ट्रक्चर पे आ जाएं। नाउ इसमें क्या है कि सैक्रोसेंट और परमानेंट नहीं है, लाइक आई सेड कोर्ट सरकार या पार्लियामेंट, बेटर वर्ड है, पार्लियामेंट इसको किसी भी फंडामेंटल राइट को हटा सकता है, डाल सकता है, प्रोवाइडेड कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट ना हो। और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कौन सा है सुप्रीम कोर्ट बताएगी। नाउ यू सी कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटस कितना हाई कर लिया। वेरी सेल्फ परपेचुएटिंग थिंग टू से कि यार तुम जाओ तुम काम करो, जो तुम काम करोगे फिर मैं बताऊंगा कि वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। इट्स लाइक रियली लाइक उन्होंने काफी सही चीज कर ली। अब नेक्स्ट चीज क्या है, अगर कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, इमरजेंसी भी हम करेंगे पार्ट 18 में डिटेल में। अगर कंट्री में इमरजेंसी लगी हुई है तो आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते मेरे को तो वही फंडामेंटल राइट है, मैं तो अखबार च लिखूं जो मैं लिखना है, या मैं तो घूम के आऊँ गेड़ी मार के आनी है यार, मैं ताकि हो गया जी इंडिया चाइना की लड़ाई चली हुई है, ठीक है, लद्दाख घूम के आइए। नो यू कैन नॉट हैव, मेरा फंडामेंटल राइट है मूव करने का, तो ऐसा नहीं आप करोगे। अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 20 एंड 21, ये कल कर लेंगे इन आर्टिकल्स को, तो इनके अलावा आपके बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें बस आप ये देखना कि जो आपको आर्टिकल 19 में राइट्स दिए गए हैं, ये फैक्ट मैं दोबारा बताऊंगा, पर जो 19 में दिए गए हैं वो बस तब सस्पेंड कर सकते हैं, 44th अमेंडमेंट वालों ने बोला था कि ये बस तब सस्पेंड कर सकते हैं जब इमरजेंसी लगी है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। इमरजेंसी है ना, नेशनल इमरजेंसी, वो अलग अलग कारणों से लग सकती है। प्रधानमंत्री को ये लग सकता है यार लड़ाई होगी चाइना से, इमरजेंसी लगाओ। प्रधानमंत्री को ये लग सकता है पाकिस्तान से लड़ाई होगी, इमरजेंसी लगाओ। तो अब जो इमरजेंसी लगी है उसका कारण क्या है, वॉर या एक्सटर्नल बाहर से आया हुआ एक जैसे एग्रेशन। ऑन द अदर हैंड अपने यहाँ पे जनता यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की और यार जरा मर जा कुछ करके देखिए, ठीक है, आज कुछ तूफानी करते हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण जी के टाइम पे हो गया था, यूनिवर्सिटी के बच्चे मोबिलाइजिंग। वैसे अगर आर्म्ड रिबेलियन हो जाए अपनी कंट्री में खुद से तो भी इमरजेंसी लग सकती है। उस केस में 44th अमेंडमेंट बोलती है कि आर्टिकल 19 जो है उसको सस्पेंड नहीं करेंगे। देखेंगे जो भी आर्टिकल सस्पेंड कर रहे हैं कि उसका इमरजेंसी से कोई लेना देना है कि नहीं, उसको डिटेल में बाद में करेंगे। नाउ लास्ट इसका एक पॉइंट देख लो, मोस्ट ऑफ देम आर सेल्फ एग्जीक्यूटरी विद अ few of them can be enforced only on the basis of a law। वैसे तो फंडामेंटल राइट कहीं पे लिख दिया, सेल्फ एग्जीक्यूटरी हो गया, बस लिख दिया और अपने आप से ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और आप उसको एंजॉय कर सकते हो, उसको अवेल कर सकते हो फंडामेंटल राइट को। बट कोई ऐसे हैं जहां पे ना सिर्फ आइडिया तो लिख दिया, लेकिन अब उस आइडिया को आपको राइट का पूरा लाभ मिल सके उसके लिए लॉ बनाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी जो है फंडामेंटल राइट तो है आपका, आर्टिकल 18 में दिया हुआ है, ठीक है, नहीं 17 में आई थिंक, ठीक है, वो तो दिया हुआ है, लेकिन उसके लिए फिर बाद में एक लॉ बनाया गया जो हम कराएंगे आपको। उससे फिर उस जो फंडामेंटल राइट था उसको काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट करने के लिए एक लॉ बनाया गया। सो आई होप आप फॉलो कर पा रहे हो कि फंडामेंटल राइट्स की फिलॉसफी क्या है, क्योंकि ना करते हुए कई बार ऐसा हो जाता है कि फंडामेंटल राइट पे ना कोई क्वेश्चन वैसे आया ही नहीं कि आर्टिकल 21 में क्या लिखा है या 24 में क्या लिखा है। फंडामेंटल राइट का भाव ही पूछ लिया बस आपसे इन्हीं चीज़ों पे। यूपीएससी में तो बहुत ज़्यादा होने लग गया है, होना चाहिए। आई एम द स्ट्रॉन्ग वोटरी ऑफ दिस थिंग कि क्वेश्चन पता कैसे बनने चाहिए, रीडिंग बिटवीन द लाइंस वाले, वो कि जो बंदे ने कम पढ़ा है लेकिन उसने समझ के पढ़ा है वो क्वेश्चन अच्छा कर सके। ये नहीं कि किसी ने कहीं पे कुछ पढ़ा था वो फैक्ट पूछ लिया, किसी ने कहीं कुछ पढ़ा था वो पूछ लिया। मैं तो सही, मेरे को नहीं अच्छा लगता, पर हु इवन केयर्स कि मेरे को कैसा लगता है। नाउ जी सुनो भाई, जल्दी से फिर कंक्लूड कर रहे हैं क्लास को। अब हमने ये तो बना दिया सारा का सारा सिस्टम कि सरकार ये नहीं कर सकती, सरकार वो नहीं कर सकती, सरकार ये लोगों की फ्रीडम नहीं लेगी, रिलीजन की पावर, रिलीजन प्रैक्टिस करने का ये नहीं करेगी। सरकार 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 सरकार, लेकिन ये सरकार है क्या? कल को ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो पंजाब में कोई डिपार्टमेंट है, PWD डिपार्टमेंट, ठीक है,
पंजाब के डिपार्टमेंट्स का नाम सुन के पीडब्ल्यूडी दिमाग में आता है, ठीक है। अब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है ये कोई ऐसी चीज कर रहा है किसी इंडिविजुअल के साथ में जो उसके फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर रही है। यहाँ पे कोई ऑफिसर बैठे हैं, मान लो सुपरिटेंडेंट साहब बैठे हैं, एसडीओ साहब बैठे हैं कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, इनको अगर अब बंदा जाके बोले कि साहब ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, ये आप कैसे ले सकते हो, मान लो वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड और समथिंग लाइक दिस। अब ये बोले कि भाई मेरी बात सुन, वो तेरे को जो फंडामेंटल राइट है ना वो सरकार नहीं तेरा ले सकती। सरकार का मतलब हो गया पार्लियामेंट की जो यूनियन गवर्नमेंट होगी, या पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। मैं कोई सरकार थोड़ी हूँ, मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ। तो इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसको क्लियर करने के लिए सबसे पहले बोलते हैं कि यार बिकॉज इस पूरे चैप्टर में हम आपको ये बताने वाले हैं कि सरकार ये नहीं कर सकती, सरकार वो नहीं कर सकती, तो पहले यही बताते हैं कि सरकार क्या क्या है, सरकार के अंडर क्या क्या आ रहा है, सरकार की डेफिनेशन। तो इसमें उन्होंने वेरी होलसम डेफिनेशन ये बोलते हैं कि सिंस मोस्ट फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट, तो इसको इंपॉर्टेंट है कि हम इसको डिफाइन कर दें। कहते हैं पहले तो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब सारा एग्जीक्यूटिव, सारे मिनिस्टर्स, सारा लेजिस्लेचर ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, वो सारा का सारा उसके अंडर आने वाला गवर्नमेंट है, नहीं ले सकते आपके फंडामेंटल राइट्स। सेकंड, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो राज्य की सरकारें, यूनियन की सरकारें। तीसरा, ऑल लोकल अथॉरिटीज, म्यूनसिपैलिटीज, पंचायतें, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी होता है ना, मार्केटिंग बोर्ड, ये वो, बड़े सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, या फिर चुनाव में टिकट नहीं मिलती, बाद में सरकार उनको मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बना देती है और ऐसे ऐसे बोर्ड्स की चेयरमैन बना देती है। तो वो वाले जितने भी बोर्ड्स हैं वो भी सरकार के अंडर आ गए। फिर ऑल अथॉरिटीज, कोई भी अथॉरिटी हो जो सर्व कर रही है एज द एजेंसी ऑफ द स्टेट, ONGC, LIC, सेल इंडिया, गेल इंडिया, दिस इंडिया, दैट इंडिया, कोई भी सरकारी महकमा वो भी सरकार के अंडर आ गया। देयरफॉर अब आप देखो कि सारा कुछ इंक्लूड कर दिया इन्होंने, पंचायतों से लेके पार्लियामेंट तक, और किसी छोटे से महकमे से लेके सबसे बड़े PSU तक सब कुछ इंक्लूडेड है। तो स्टेट हैज बीन डिफाइंड इन अ वाइडर सेंस सो एज टू इंक्लूड ऑल द एजेंसीज एंड देयर बाय वाइडनिंग द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट। अंबेडकर जी एंड जो उनके बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने तो पूरी कोशिश की है कि जो हमने भुगता है ना गोरों के से कि हमारी कोई फ्रीडम ही नहीं होती थी, हमारे आने वाली जनरेशन वो ना भुगते, जितना ज़्यादा हो सकता है हम सरकार की वाइडर डेफिनेशन देके इंडिविजुअल को कंप्लीट फ्रीडम के आसपास की फ्रीडम दी जाए। नेक्स्ट इसमें आता है एक अब आर्टिकल 13, ये भी भाई सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़े बच्चों को अननेसेसरी कंफ्यूजन रहती है, सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसका पार्ट है, ये वो, इसको सुनो भी ध्यान से। 12 आर्टिकल समझ आ गया। 13 में क्या है, सरकार कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट हो। अब मान लो सरकार ने कोई लॉ बना दिया और उस लॉ के अंदर बुनियादी तौर पे ही ऐसा लॉ है जो लोगों की राइट टू लाइफ ले रहा है, या लोगों की लिबर्टी को ले रहा है, छीन रहा है, या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ले रहा है, इक्वालिटी के प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है। अब ये लॉ जो है ये कंट्री में नहीं चल सकता। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि ये लॉ जो है ये इनकंसिस्टेंट है या नहीं है? सरकार तो मानेगी नहीं, सरकार तो बोल देगी कि यार हमारे हिसाब से तो इक्वालिटी का प्रिंसिपल बिल्कुल नहीं वायलेट हो रहा। तो हमें कैसे पता लगेगा? वो बोलते, सुनो बेहतर, आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स कि ऑल लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विद और डेरोगेटरी टू फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड, वो वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो कौन डिक्लेयर करेगा उसको वॉइड? इंडियन जुडिशरी। सिंस द पावर टू डिक्लेयर दिस इनकंसिस्टेंसी रेस्ट विद द हाईएस्ट जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। इस वजह से क्या होगा कि जब भी कोई सरकार के, आपने देखा होगा बड़े सारे वकील होते हैं जो केस कर देते हैं सरकार के एक्शंस के ऊपर कि ये लॉ आया है जी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो वो इसी तरह से होता है कि जुडिशरी में केस चला जाता है, जुडिशरी फिर अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ती है, अच्छे से उस लॉ को पढ़ती है जो सरकार लेके आई होती है। फिर वो देखती है कि यार हाँ ये तालमेल खा रहा है फंडामेंटल राइट्स के साथ में कि नहीं। अगर तालमेल खा रहा है तो लॉ रहेगा, अगर तालमेल नहीं खा रहा तो वो लॉ चला जाएगा, वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, उसको डिलीट मार देंगे। इस आइडिया को
ये जो जुडिशरी की पावर है इसको हम क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, हमारी कंट्री में, मतलब फॉर दैट मैटर किसी भी कंट्री में, जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल प्रीव्यू नहीं है। ये नहीं है कि लॉ आ रहा है, लॉ पे बात चल रही है, अभी लॉ पार्लियामेंट में पढ़ा है, टेबल किया है, जुडिशरी वालों ने पढ़ लिया और वो बोले ओ लियाओ भी लियाओ काका इतने ऐसी पहले डिलीट कर दिए, कल भी तो यही करना है, मैं विला ही बैठा आज ही कर देना। नो, पार्लियामेंट से लॉ पास होगा, उधर जाएगा, उस पर बहस होगी, सब अपने अपना पॉइंट रखेंगे, फिर होगा जो होगा। ठीक है साहब, इसको क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू आपके कौन से आर्टिकल में एक तरह से दिया हुआ है? आर्टिकल 13 में दिस आइडिया इज देयर। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इनकंसिस्टेंट लॉज को आपने डिलीट करना है, वॉइड डिक्लेयर करना है, तो जुडिशरी ही कर सकती है। अब इसमें ना दो चीजें हैं भाई, सुनो ध्यान से। लॉ की अगर हम एज की बात करें तो वो दो टाइप से हो सकते हैं। आज हमने 26 जनवरी को एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, ठीक है? 26 जनवरी को जो कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, आज हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में कि जो भी लॉ है वो इसके मुताबिक है कि नहीं है। लेकिन लॉ दो टाइप के हो सकते हैं, एक वो जो 26 जनवरी से पहले बने हुए हैं, ब्रिटिश बना के गए हैं, ठीक है, तो वो हो गए प्री इंडिपेंडेंस लॉज। एक वो है जो इंडिपेंडेंस के बाद के लॉ बनेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। इसका मैं आपको ना भी रिसेंटली 2 साल पुराना एग्जांपल भी एक देता हूं, बड़ा अच्छा। प्री इंडिपेंडेंस लॉ, पोस्ट इंडिपेंडेंस लॉ, इन दोनों के साथ में कैसा ट्रीटमेंट होगा ये अलग अलग मैटर करता है। इसका तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग ही गया कि कोई लॉ आया और वो जो इसके कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल चैप्टर का तालमेल नहीं खाता था, चल भाई ये लॉ ही नहीं चलेगा। जो लॉ ऑलरेडी बन चुका है उसके साथ में क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसके ऊपर लग जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इस लॉ को, प्री इंडिपेंडेंस लॉ को ग्रहण लग जाएगा। क्या मतलब हुआ इस बात का? लेट्स टेक, कोई लॉ आया हुआ था कि गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट, ब्रिटिश टाइम पे लॉ आया था कि 7 बजे के बाद लोग बाहर नहीं निकलेंगे। ये मान लो लॉर्ड कर्जन लॉ बना गया, जस्ट टू से, ठीक है, इसके बाद कोई लिबर्टी नहीं है। फिर उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया जिसने बोला भाई पूरी लिबर्टी है। तो जो ये लॉ है ना, इस पे एक्लिप्स लग गया। जैसे किसी ग्रह के ऊपर इक्लिप्स लग जाए तो वो दिखना बंद हो गया, मान लो पीछे छुप गया, वो डेड नहीं हुआ, वो मर नहीं गया वो ग्रह, ठीक है, बस वो दिख नहीं रहा। और जैसे ही सामने वाली चीज हटती है, पीछे वाली दोबारा दिखने लग जाती है। वैसे ये है, आज एक फंडामेंटल राइट आया, उसने इस लॉ के ऊपर एक्लिप्स लगा दिया, ग्रहण लगा दिया। कल को अगर सरकार ये फंडामेंटल राइट हटा देगी तो ये लॉ फिर वापस आ जाएगा। इन अदर वर्ड, एक तरह के सस्पेंडेड सिस्टम में ये लॉ पड़ा हुआ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट अगर अनलेस सरकार इसको डिलीट करे, मतलब अनलेस सरकार प्रॉपर इसको अबॉलिश कर दे कि हम अबॉलिश कर रहे हैं, तो अदरवाइज, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, आपने फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए लेकिन पुराना कोई लॉ चला आ रहा है, तो जिस बंदे ने उस लॉ को इंप्लीमेंट करना है उसको पता हो कि यार अब मैं इसको कर नहीं सकता क्योंकि लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स आ गए हैं। अब ये लॉ जिसकी आड़ में मैं ये काम कर रहा हूँ, ये अब एक्लिप्स लग चुका है इसके ऊपर। तो सरकारी मुलाजिम को ये चीज़ पता हो उन टाइम के, तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ठीक है, ये किसके लिए रहेगा? प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के लिए, विच वर in India immediately before the commencement of the constitution। अब कितने ही लॉ बने थे ना, ऐसे एक एक को उठा के थोड़ी चेक करते कि ये फंडामेंटल राइट के हिसाब से है कि नहीं है कि नहीं है। तो इन्होंने एक आइडिया ही ये वाला अपना अडॉप्ट कर लिया कि आर्टिकल 13(1) क्या बोल रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है। भाई सीधी सी बात है, ये मान के चलो कि अगर पहले बना हुआ है और फंडामेंटल राइट से तालमेल नहीं खा रहा तो पहला वाला गया। आज एक नया गणतंत्र, नई लोकतंत्र का आविष्कार कर रहे हैं। ठीक है जी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है, इसके लिए वर्ड जो यूज हो रहा है वो ये हो रहा है, एक सेकेंड, क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसको, दैट एन एग्जिस्टिंग लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट इज नॉट नल एंड वॉइड। बस आप ये याद रखना कि ये लॉ जो है ये
सिर्फ एक्लिप्स लगा, ये नल एंड वॉइड डिलीट नहीं हुआ. इट इज नॉट नल एंड वॉइड ab initio बट इज ओनली अनएनफोर्सेबल. कल ओवर शेडो हो गया ये, कल को ये लॉ अगर फंडामेंटल राइट हट गया, ये लॉ वापस आ जाएगा. ठीक है, डोरमेंट है, डेड नहीं है. सेकंड आता है डॉक्ट्रिन ऑफ सिविरेबिलिटी. इसको भी ना मैं आपको ऐसे नहीं समझाता, आपको ना एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ. 2 साल पुराना एक हमारी कंट्री में ना एक लॉ है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. इस तरह से बहुत सारे लॉज हैं एंड बड़े सारे एडवोकेट्स भी देख रहे हैं इसको, इस लेक्चर को, NDPS एंड सो ऑन. तो सुनो भाई, क्या होता है अगर कोई लॉ आज सरकार बनाती है और लॉ के अंदर मान लो 4 पार्ट हैं. पार्ट 1 वो किसी एक चीज़ की बात कर रहा है लॉ में कि ये बंदा अगर कोई काम करेगा तो इसको गुनहगार माना जाएगा. पार्ट 2 ये बंदा अगर इस काम में सहायता करेगा तो इसको भी गुनहगार माना जाएगा. पार्ट 3 जो इनकी सहायता में लिखेगा उसको भी गुनहगार माना जाएगा. इस तरह से मान लो किसी लॉ के अंदर बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं. कोई भी लॉ सर कंट्री में आ गया, अब ये आइडली तो हमने क्या लिख रखा है कि कोई ऐसा लॉ ही नहीं आएगा अब जो फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज या एब्रोगेट करता हो. बट मान लो कोई लॉ ऐसा आया और आपको लग रहा है कि इस पे क्वेश्चन उठना चाहिए, तो जब ये क्वेश्चन जुडिशरी में जाएगा तो जुडिशरी देखेगी कि ये पूरा का पूरा लॉ जो है ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है कि इसका कोई स्पेसिफिक पार्ट है. अगर तो पूरा लॉ वायलेट करता है तो पूरा लॉ ही हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, डिलीट कर देंगे कि ना भैया ये नहीं अलाउड फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से. अगर कोई पार्ट है जो वायलेट करता है तो फिर अब हम एक और चीज देखेंगे कि क्या अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को अगर डिलीट कर दूं, इफ आई डिलीट दिस एंड दिस पार्ट ओनली, क्या फिर भी मेरा काम चल रहा है? बाकी लॉ जो है इसका कोई मतलब रहता है कि लॉ मतलब इसको अलग करा ही नहीं जा सकता. अगर सिर्फ इस पार्ट को डिलीट करके बाकी का लॉ मीनिंगफुल रहता है तो फिर बाकी लॉ पास हो जाता है, वो वाला पार्ट डिलीट हो गया, पार्ट 2 डिलीट हो गया. अगर ऐसा हो रहा है कि हाँ बाकी जो पार्ट है वो वायलेट तो नहीं कर रहा लेकिन बाकी पार्ट को हम अलग भी नहीं कर सकते, ये इनसेपरेबल है, अब क्या करना है? अब क्योंकि आप कोई भी ऐसा पार्ट नहीं लगा सकते जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो सारा लॉ जाएगा. नो टॉलरेंस फॉर एनी क्लॉज, एनी लॉ, चाहे उसके साथ में बाकी 10 चीजें और थी जो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करी थी, तो दोबारा नया बिल ले आओ भाई जिसमें ये चीज हटा के नए तरीके से फ्रेम कर लो. नो टॉलरेंस फॉर एनी लॉ विच कैन वायलेट योर फंडामेंटल राइट. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको क्या दे रहा था, एक है PMLA लॉ था हमारी कंट्री में. इसमें क्या है कि एक डिपार्टमेंट है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इसके पास पावर है. अरुण जेटली जी लॉ बनाया था, बड़ी पावर दे गए थे इनको. उन्होंने बोला कि किसी के बारे में भी अगर उनको लगता है ना कि यार ये मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कोई चीज़ कर रहा है या इस तरह के कुछ जो इनके पास पावर्स हैं, करेंसीज की इलीगल ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड देन सो ऑन, तो आप क्या कर सकते हो, इनको आप उठा लो और इनके ऊपर केस करने लग जाओ. अब क्या होगा, होता क्या यूजुअली कि जो इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है वो किसी पर्सन के ऊपर केस बनाती है, अरेस्ट कर लेती है अरेस्ट मेमो के साथ में, फिर उसके बाद में इनकी मिल जाती है जुडिशियल कस्टडी, मान लो मिल गई. अब ये बंदा अंदर है, ये बंदा अंदर है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास में वो बोल रहे हैं कि अब हम जी केस तैयार कर रहे हैं, हमें टाइम चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने का. 3-6 महीने इनके पास में इन्वेस्टिगेशन का, मान लो 6 मंथ्स लगा लो, यूजुअली 3 मंथ्स होता है, कुछ कुछ केसेस में 6 मंथ्स होता है. अब 6 महीने इनके पास में टाइम है इन्वेस्टिगेशन करने का. अब ये बंदे ने मनी लॉन्ड्रिंग की है या नहीं की, अगर इसको बेल नहीं मिली तो 6 महीने की तो इसको यानी कि सजा मिली गई बिना बात के. इमेजिन कि ये निर्दोष हो तो आपने तो 6 महीने इसको सजा दे दी, फिर आपकी कंट्री में क्या ही राइट टू लिबर्टी हुई. ये एक ऐसी लिबर्टी है जिसमें आप पहले दिन ही बंदे को 6 महीने के लिए अंदर कर सकते हो. यूजुअली क्या होता है, यूजुअली बंदे का बेल ना राइट होता है, बंदे को बेल मिल जाती है अगर उसका ठीक सा वकील हो नॉर्मल केसेस में. यहाँ पे क्या लिख दिया इन्होंने लॉ में, इन्होंने लिख दिया कि जब भी किसी बंदे के ऊपर ये केस आएगा तो 2 लोग डिसाइड करेंगे. मान लो ये बैठे हैं जज साहब, ये बैठा है
गवर्नमेंट का वकील, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं इसको, सरकारी वकील जो बोल रहा है जी ये गुनहगार है और मैं ईडी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सीबीआई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये हमें टाइम दो, आप हम केस बना रहे हैं और इसको अंदर रखो। ये है बंदे का वकील, प्राइवेट वकील, ठीक है। अब इसमें क्या लिख रखा है कि इस बंदे को बेल तभी मिलेगी जब तक केस चल रहा है, जब तक या तो ये माने पब्लिक वकील कि हाँ जी हाँ इसको बेल दे दो, कोई बात नहीं हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या फिर ये जज बोले कि यार मेरे हिसाब से तो इसके ऊपर कोई केस बनता ही नहीं, इसको बेल दो आप। अब आप खुद दिमाग लगाओ, ये जो पब्लिक वकील है जो ईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है या सीबीआई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या बोलेगा कि यार हम सीबीआई वाले हैं और हमें लगता है इसको बेल दे दो, हम तो ऐसे लोगों को उठा लेते हैं, ये गुनहगार नहीं है। ये तो कभी बोलेगा ही नहीं, ये बोलेगा सर इसको कभी भी बेल ना देना। तो ये वैसे ना माने। जज क्या बोलेगा, जज का कौन सा रिश्तेदार लगता है, जज साहब भी बोलेंगे कि यार सामने फैक्ट आने दो, केस हो जाएगा, पता लग जाएगा, अगर गुनहगार होएगा तो छोड़ देंगे। उनको क्या पड़ी है बिना बात के, बिना किसी सब रीजन के, अभी तक उनके पास चार्जशीट भी नहीं आई है, वो क्यों बोलेंगे कि हाँ जी हाँ आप एक काम करो इसको बेल दे दो। इन अदर वर्ड्स लॉ ही आपने ऐसा बना दिया जिसमें बंदे की लिबर्टी तो गई आई। जब इस चीज को चैलेंज किया गया 2-3 साल पहले, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या बोला कि यार ये जो बेल वाला सिस्टम है ना इस पर्टिकुलर लॉ में, इस पे उन्होंने ऐसे बोल के नहीं बोला, पर उन्होंने उसको बोला कि यार आउट ऑफ इस लॉ के अंदर ये वाला जो पॉइंट है जिस बेसिस पे बेल मिलती है यहाँ पे, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। इट टेक्स अवे योर वेरी बेसिक राइट टू लिबर्टी। लिबर्टी नहीं है बंदे के पास में यार, आज़ादी, बिना बात के सरकार ऐसे थोड़ी लोगों को उठा लेगी। तो इस तरह से इन्होंने इस पार्ट को डिलीट कर दिया, बोल दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार जितने भी कोर्ट्स हैं जहां पे जो बंदा इस क्लॉज की वजह से फंसा हुआ है, अपने वकीलों को बोलो दोबारा केस लगाएंगे। ये वाला पार्ट डिलीट हो गया, बाकी पार्ट्स वैसे ही हैं, लॉ चल रहा है। अगर इस पार्ट को डिलीट करके बाकी लॉ का कोई महत्व ना रहता तो फिर सारा लॉ चला जाता। दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ सिविरेबिलिटी। आई होप आप थोड़ा बहुत इसको समझ पाए होंगे, ठीक है। तो इसको एक बार हम एज इट इज अगर पढ़ना है, आपकी किताबों में कैसे लिखा हुआ है, तो नॉट द होल एक्ट, पूरा एक्ट नहीं इनवैलिड कर रहे, कौन क्या कर रहे हैं, बट ओनली सच प्रोविजंस ऑफ विच आर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स, बट वो वाला प्रोवाइडेड दैट पार्ट विच वायलेट्स द फंडामेंटल राइट इज सेपरेबल, वो अलग करने लायक हो। अगर वैलिड पोर्शन क्लोजली मिक्सड अप है इनवैलिड से तो फिर सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो फिर एंटायर एक्ट शैल बी वॉइड। ठीक है साहब, तो आई होप आप बेसिक समझ पाए एक्लिप्स क्या है, प्री इंडिपेंडेंस, सिविरेबिलिटी क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस। यहां से आखिरी पॉइंट आज के दिन का हम कर लेते हैं यहां से। अब ये है कि ये तो ठीक है भाई, ये भी समझ आ गया कि कोई ऐसा लॉ सरकार अब नहीं लेके आ सकती जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। सरकार की डेफिनेशन तो आपने बता दी कि सरकार नहीं ला सकती, सरकार में सब कुछ इंक्लूड हो गया। बोलते भाई कोई कंफ्यूजन रहे इसलिए लॉ की डेफिनेशन भी ले लो हमसे। कल को कोई डीसी बोले कि यार ऐसा है कि लोगों की रिलीजन की फ्रीडम ले ले या इक्वालिटी का प्रिंसिपल को वायलेट कर दे, और फिर आप बोलोगे डीसी साहब ये क्या कर रहे हो, बोले यार लॉ थोड़ी बन गया, पार्लियामेंट ने थोड़ी लॉ पास किया है, ये तो मैंने अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया है। तो इस तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो जाए कि हमने लॉ तो नहीं पास किया ना। इसको मिटाने के लिए क्या बोला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बोलते हैं भाई सुनो, लॉ में क्या क्या इंक्लूडेड है, एवरीथिंग। परमानेंट लॉज जो पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी, तो ना इस तरीके से ना उस तरीके से। दूसरा टेम्परेरी लॉज जो ऑर्डिनेंस पास करते हैं प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर्स, ये भी आपको कराऊंगा। तीसरा कोई डेलीगेटेड या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, जैसे कि कोई ऑर्डर, कोई बाय लॉ, कोई रूल, कोई रेगुलेशन, कोई नोटिफिकेशन जो सरकार निकाल रही है किसी भी तरीके की। सरकार लॉ वर्ड से हमने कहते हैं कि सेंटी नहीं होना आपने कि यार ये पार्लियामेंट से थोड़ी आया है। कोई भी तरीका जो सरकार का एग्जिस्ट करता है उस तरीके से आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज भी जो हैं, जैसे कि कस्टम्स, कोई पुराने हिंदुस्तान में कोई कस्टम चला आ रहा है, लेट्स टेक सरकार का कोई रिवाज चला आ रहा है, तो वो भी आप उस तरीके से भी आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज नहीं कर सकते। इसमें लेकिन एक जो बच्चों को नॉर्मल डाउट होता है वो होता है, अगर सरकार कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड कर दे
और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके ही ये लिख दे कि यार 368 को अमेंड करके कि यार हम ना, जो कि किया भी सरकार ने, कि हम ना जौन सा मर्जी फंडामेंटल राइट हटा सकते हैं, हम लॉ नहीं कोई लेके आ रहे जो फंडामेंटल राइट से अब्रिज कर रहा है, पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट कर दी कि सरकार फंडामेंटल राइट के साथ में कुछ भी कर सकती है और इसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा एंड देन सो ऑन। तो चाहे यहाँ पे लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लिखा हुआ था, केशव नंदा भारती केस में जुडिशरी बोलती, कहते कि भाई बात सुनो, इतनी बड़ी डेफिनेशन दी है तो इस बात को समझो कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आप हटा सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाके, पर बेसिक स्ट्रक्चर वाले फंडामेंटल राइट्स नहीं हटा सकते। बेसिक स्ट्रक्चर वाले फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं वो हम बताएंगे। तो बस सिंपल सी चीज उन्होंने क्या बोली कि इवन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वायलेटिंग अ फंडामेंटल राइट कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आती है, प्रोवाइडेड वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर वाले फंडामेंटल राइट को अब्रिज कर रही हो या एब्रोगेट कर रही हो। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया है, ठीक है। बाकी क्या है कि हम आपको बस बड़ी जल्दी एमसीक्यूज देना शुरू कर देंगे, उनको करोगे और समझ आएगा। ये वीडियोस आपके पास में ही हैं, आप इनको दोबारा देखोगे तो और समझ आएगा। डाउट्स की क्लासेस भी साथ में लगेंगे, धीरे धीरे और ज़्यादा समझ आएगा। मेरी आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि 2 लेक्चर्स के बीच में गैप ना डालना, आपको तीसरा लेक्चर समझ नहीं आएगा। तो ये लेक्चर आप देख रहे हो, आप जो अगर एक लेक्चर कोई मिस होता है उसको अगले लेक्चर से पहले 24 घंटे आपके पास उनमें देख लो, ठीक है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स, खत्म, छोटा सा रह गया अब तो, डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 3 टॉपिक हम कल करेंगे।